हेलो हेलो हेलो, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून, नमस्कार नमस्कार नमस्कार। क्या मेरे प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों को नजर आ रही हैं आपकी प्यारी प्यारी जग से न्यारी समाप्ति मैम? गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? राधे राधे, नमस्कार, गुड आफ्टरनून, यस एवरीवन, गुड आफ्टरनून। सभी बच्चों को गुड आफ्टरनून। जल्दी बताइए बेटा, एक बारी मुझे बता दो अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है। सारी बेटा मेरी सपोला और फ्यूचर सपोला आर्मी एक बारी बता दीजिए कि ऑडियो वीडियो क्लियर है। अगर ऑडियो वीडियो क्लियर है तो बेटा फटाफट से आज स्टार्ट करेंगे स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स का लेक्चर नंबर 11। यस, गुड आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। यस, तो बेटा जी आज हम करने वाले हैं, देखो कल हमने मस्कुलर टिश्यू पढ़ा था, ऑलमोस्ट मस्कुलर टिश्यू की समाप्ति की ओर हम थे। आज हम मस्कुलर टिश्यू की समाप्ति भी करेंगे, न्यूरल टिश्यू की शुरुआत भी करेंगे। न्यूरल टिश्यू तो आपको पता ही है, एक बार अगर आपने पढ़ा है एनसीईआरटी में से तो बहुत छोटा सा न्यूरल टिश्यू दिया हुआ है। तो मे बी अगर बेटा हमारा सौभाग्य हुआ, मे बी तो शायद हम फ्रॉग का इंट्रोडक्शन भी आज आपकी कक्षा में कर सकते हैं, है ना? यस, तो लेकिन जैसे कि मैंने आप लोगों से प्रॉमिस किया था, देखो आज हमारा जो टॉपिक्स टू बी कवर्ड है दैट इज न्यूरल टिश्यू। मस्कुलर टिश्यू की जो भी चीजें बची हुई है बेटा वो हम स्टार्ट करेंगे, वो हम करेंगे पहले, फिर न्यूरल टिश्यू करेंगे, और बेटा जो बचा हुआ फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है उसका इंट्रोडक्शन अगर हो पाए तो हम करेंगे, ठीक है? यस, लेकिन समाप्ति एक्सप्रेस प्रणाम बेटा प्रणाम। जैसे मैंने आप लोगों से वादा किया था, जो छोटा सा लेक्चर लिया था मैंने उसमें आप लोगों को बताया था, जितने भी बच्चे पहली बार आए हैं क्लास में उनको मैं बता दूं कि हम सबसे पहले पिछली क्लास का क्विक रिवीजन करते हैं। मैं अपने सारे बैचेस में कराती हूँ क्विक रिवीजन। ये मैंने एक छोटा सा सपोला बना रखा है अपने सपोला आर्मी के लिए, ठीक है? और इस को मैं समाप्ति एक्सप्रेस का नाम देती हूँ। समाप्ति एक्सप्रेस इज बेसिकली अ क्विक रिवीजन ऑफ द प्रीवियस क्लास। और जब भी हम ये रिवीजन करते हैं तो मैं बच्चों को कहती हूँ अपनी नोटबुक बंद करके रखो और सिर्फ बेटा आंखें बंद करके आप भी साथ के साथ याद करने की कोशिश करो कि आप लोगों को कितना याद आ रहा है। इससे क्या होगा ना बेटा, इससे आपको ये पता चलेगा कि अच्छा मैंने एक बार पढ़ा तो था लेकिन जब मैम रिवाइज करा रही है तो मुझे एक्चुअल में रिवाइज आ रहा है या नहीं आ रहा, ठीक है? ये इसका बेनिफिट है, ठीक है जी? तो हम समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे। समाप्ति एक्सप्रेस अभी थोड़ी स्लो चलेगी क्योंकि आपको थोड़ा स्लो पढ़ने की आदत है, तो हम थोड़ा सा स्लो चलाएंगे। धीरे धीरे बेटा हम जैसे फ्लो में आएंगे ना तो हम वैसे फ्लो में पढ़ते आएंगे। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि हम बहुत तेजी से, मतलब रिवीजन जो होता है वो क्विक रिवीजन होना चाहिए क्योंकि क्विक रिवीजन से आपका जो है ज्यादा बेनिफिट है बेटा, है ना? बट आई एम श्योर विल मैनेज इट इन फ्यूचर, नॉर्मल पेस में चलेगा। अभी बेटा हम फटाफट से समाप्ति एक्सप्रेस चलाएंगे। और मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े थे बिकॉज आप लोगों को क्वेश्चंस करने थे कुछ। हालांकि मैंने आप लोगों से कहा था कि हम एक पूरा सेशन क्वेश्चंस का रखेंगे, ऑलमोस्ट 1 घंटे का सेशन हम क्वेश्चंस का रखेंगे, बट जैसा आप लोग कहे हम वैसा भी कर सकते हैं। हम बेटा वैसे भी क्लास में एनसीईआरटी रीड करते हैं, राइट? हम वैसे भी क्लास में बेटा एनसीईआरटी रीड करते ही हैं। और अगर आपको बेटा, मैं ईमानदारी से आपको बात बता रही हूँ, चाहे बेटा आप लास्ट में भी वो जो मैं आपको बोल रही थी ना 70-80 क्वेश्चंस हम करते, वो भी बेटा वही क्वेश्चंस होते। आपको चाहिए कि आप एनसीईआरटी के साथ साथ में क्वेश्चंस करो, वो भी हम कर सकते हैं, जैसा आप कहोगे वैसा कर सकते हैं। और डेफिनेटली आपको ऐसा कभी फील ही नहीं होगा कि हमने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं किए। तो हम क्या करेंगे, आज क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। जैसे जैसे मैं एनसीईआरटी के पैराग्राफ आपको पढ़ाऊंगी उससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करेंगे, लेकिन क्योंकि हम कल एनसीईआरटी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो उसके क्वेश्चंस मैं ऑलरेडी लेके आई हूं, तो इससे आपको ये भी पता चल जाएगा कि कल के टॉपिक पे आप एनसीईआरटी बेस्ड जो मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं, एमसीक्यू बनाया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन बनाया है और असर्शन रीजन बनाया है, वो आप सॉल्व कर पा रहे हो या नहीं, उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा, ठीक है? यस, उससे आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिल जाएगा। सबसे पहले मैं क्विकली रिवाइज कराऊंगी, फिर जो कल के टॉपिक पढ़े थे, क्योंकि बेटा कल तो एनसीईआरटी ऑलरेडी रीड कर चुके थे, तो इसीलिए पहले मैं कल की एनसीईआरटी जो रीड की हुई थी ना उसके साथ के जो क्वेश्चंस थे जो मैंने उसी पैराग्राफ से बनाए हुए वो हम कर लेंगे क्वेश्चन। इस सीरीज का नाम हम सोच लेंगे कि हमें क्या देना है, ठीक है? हम अपना नाम एक रखेंगे बेटा, ठीक है? वो तुम लोग भी सजेस्ट कर सकते हो, बाद में सजेस्ट करना। और फिर बेटा हम नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे और नए टॉपिक में भी बेटा जब हम एनसीईआरटी रीड कर रहे होंगे तो हम उस एनसीईआरटी के पैराग्राफ से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पॉसिबल आपके नीट में आ सकते हैं उन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते जाएंगे। तो आपकी डिमांड और हमारा कमांड, तो बेटा शुरू करते हैं विद फुल जोश। अगर बेटा आप लोगों को ये बात समझ में आ गई
तो दिल वाले साइन पे क्लिक कर देना, ठीक है, आप दिल वाले साइन पे बेटा क्लिक कर देना। यस एवरीबॉडी, चलिए ठीक है, सपोला सीरीज। चलो ये तुम लोग कमेंट में सजेस्ट करना, हम आपके अनुसार बेटा मोस्ट फेवरेट नाम को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। यस एवरीबॉडी, चलिए जी शुरू करते हैं बेटा। समाप्ति एक्सप्रेस, अपनी नोटबुक को बंद कीजिए और बेटा एक बार याद करने की कोशिश कीजिए हमने बेटा कल क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने मैम स्टार्ट किया था मस्कुलर टिश्यू, और हमने मस्कुलर टिश्यू के बारे में ये पढ़ा कि मैम मस्कुलर टिश्यू का मतलब होता है मसल्स, और जब हम मसल्स की बात करते हैं तो मैम मसल्स की कुछ जनरल बातें हमने पढ़ी थी, और मसल्स की हमने मैम कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, और हमने टाइप्स ऑफ मसल में इंट्रोडक्शन भी दिया था, ठीक है। जब हम बेटा मसल्स की बात करते हैं तो हमने कहा कि मैम देखो मसल्स जो होती है ना, इसका जो बेसिक फंक्शन होता है बॉडी के अंदर, जो एक जनरल फंक्शन होता है वो होता है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। हम जो कोई भी पोस्चर में चेंज कर रहे हैं, बदलाव कर रहे हैं, या ऐसे कोई भी बेटा मूवमेंट्स कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारी पोजीशन चेंज हो रही है, जिसे हम लोकोमोशन बोलते हैं, यही आपके मस्कुलर टिश्यू का बेटा बेसिक जो है फंक्शन होता है, लोकोमोशन एंड मूवमेंट। टोटल 639 मसल्स होती हैं, हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ था। फिर ये बोला कि मैम मसल को जब मैं अंदर से देखती हूं, मैंने आपको पेन्स के एग्जांपल से भी समझाया था कि मैम जब मैं मसल का सेक्शन करके मसल को अंदर से देखना चाहती हूं तो मैम मसल के अंदर मसल के सेल्स होते हैं। मसल के सेल्स का नाम क्या होता है? मसल के सेल्स का नाम होता है मैम मसल फाइबर। और मैम मसल फाइबर जो होती है इसी के बारे में तो हम पढ़ते हैं जब हम 3 टाइप के मसल्स को डिस्क्राइब करते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, इनका शेप कैसा होता है, इनमें न्यूक्लियस कैसी होती है, स्ट्राइएशंस कैसे होते हैं, इन्हीं मसल सेल के बारे में तो हम पढ़ते हैं। तो ये जो मसल सेल थे हमने बोला था जिन्हें मसल फाइबर, ये मसल के अंदर दिखते थे और ये पैरेलली बेटा अरेंज्ड होते हैं, जरूरी नहीं है सिलेंड्रिकल हो, कल मैंने आपको बताया था अलग अलग शेप भी हो सकती है। और मैम यही नहीं, जब मैं उस मसल सेल के अंदर देखती हूं, जो मसल फाइबर है उसके अंदर देखती हूं, तो उसके अंदर फर्दर मैम और भी स्ट्रक्चर्स होते हैं। हमने ऐसे बनाया था ना बेटा कि ये आपके मसल सेल थे जिन्हें आप मसल फाइबर बोलते हो। जब मैम इसके अंदर हमने झांक के देखा तो मैम इसके अंदर भी मैम कुछ स्ट्रक्चर्स थी जिन्हें बोला जाता है मायोफाइब्रिल्स, जिन्हें बोला जाता है मायोफाइब्रिल्स। और मैम मायोफाइब्रिल्स एक्चुअल में बनी होती है एक्टिन प्रोटीन, मायोसिन प्रोटीन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, राइट मेरे प्यारे बच्चों। और मैम जो ये आपने मसल फाइबर्स बनाए हुए ना येलो कलर से, इनके अराउंड आपको एक कनेक्टिव टिश्यू भी दिखता है, और ये एनसीईआरटी कहती है अ टफ शीथ ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, अ टफ लेयर ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। इसने होल्ड किया हुआ होता है बंडल्स ऑफ मसल फाइबर को। क्या नाम था बेटा उसका? क्या नाम था बेटा? कनेक्टिव टिश्यू थे, हमने नाम नहीं पढ़ा था क्योंकि मैंने आपसे कहा था इनके नाम हमें मसल लोकोमोशन वाले चैप्टर में पढ़ने, हमने उसका नाम नहीं पढ़ा था कि कनेक्टिव टिश्यू को क्या बोलते हैं। वैसे बहुत सारे नाम होते हैं बेटा, एपीमाइसियम, पेरीमाइसियम, एंडोमाइसियम, अभी हम उसमें नहीं जा रहे हैं, वो इस चैप्टर का पार्ट नहीं है। हमने सिर्फ इतना पढ़ा कि ये कनेक्टिव टिश्यू थी जिसने इस मसल फाइबर को होल्ड किया हुआ था, एनक्लोज किया हुआ था। हाँ या ना? यहां तक की बात क्लियर है मैम? बहुत बढ़िया। फिर मैम हमने बोला कि मसल्स की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है। मैंने बोला था ट्रिपल ई और एक सी, हाँ या ना? ट्रिपल ई और एक सी। हाँ, मसल्स जो होती है आपकी बॉडी का 40 से 50% बॉडी वेट भी उठाती है, ये भी मैंने बोला था। ट्रिपल ई और एक सी का क्या मतलब है मैम? मसल्स में होती है कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, मसल्स में होती है एक्सटेंसिबिलिटी, मसल्स में होती है इलास्टिसिटी एंड मसल्स में होती है एक्साइटेबिलिटी। भाई मसल्स को आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्शंस होती है मसल्स में जिसकी पूरी थ्योरी पढ़ते हैं, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी लोकोमोशन वाले चैप्टर में। ये जो मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती है इसका क्या मतलब है भाई? यार तो ये जो तुम सारी मूवमेंट्स कर पा रहे हो ना, लोकोमोशन कर पा रहे हो, सारी जो कार्यक्रम मसल्स को यूज करके कर रहे हो, मसल कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करती तो कैसे करते? कॉन्ट्रैक्शन से मसल्स एक्चुअली छोटी हो जाती है। मसल्स कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है मसल्स का छोटा हो जाना, शॉर्टन्स। और मसल्स एक्सटेंसिबल मतलब मसल्स को खींच पाना, ठीक है। लेकिन चाहे मसल्स को खींचो चाहे मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करो, मसल्स वापस से अपनी ओरिजिनल रिलैक्स पोजीशन पे आ सकती है, और इस प्रॉपर्टी को बोला जाता है इलास्टिसिटी। जैसे रबर बैंड, वापस अपनी पोजीशन पे आना। और मैम यही नहीं, मसल्स होती है एक्साइटेबल सेल्स, जैसे आज हम न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ेंगे। एक्साइटेबल सेल्स, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एक्साइटेबिलिटी? मैंने आपसे कहा था कि जब तुम मसल में ये सेल्स को देखते हो ना बेटा, जैसे आपने मसल फाइबर बनाया हुआ है तो इसका अपना एक ना चार्ज डिफरेंस होता है अक्रॉस दी प्लाज्मा मेम्ब्रेन।
मसल्स की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस बेटा, मसल फाइबर की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके अक्रॉस एक चार्ज डिफरेंस दिखता है। इसे हमने पोलराइज स्टेट भी बोला था। -70 मिलीवोल्ट, ये -70 मिलीवोल्ट हमने कल पढ़ा था। और हमने कहा था भाई कि जब हम स्टिमुलस देते हैं, जब हम इसको स्टिमुलस देते हैं, स्टिमुलस देने का मतलब मैम ने क्या समझाया था? छेड़ना। जैसे कई तुम्हारे मित्र बेटा, अरे भाई कितने नंबर है, छेड़ दिया, गुस्सा हो गया बेटा, एकदम से रिस्पॉन्स शो करने लग गया। बेसिकली स्टिमुलस दिया, स्टिमुलस के अगेंस्ट अगर बंदे ने रिस्पॉन्स किया मतलब वो एक्साइटेबिलिटी शो कर रहा है। मैंने मसल्स को स्टिमुलस दिया, लेकिन बेटा याद रखना हर स्टिमुलस से रिस्पॉन्स नहीं होता है। उसकी कहानी भी बेटा बहुत प्यारी है, बहुत कंसेप्चुअल है, जो न्यूरल कोऑर्डिनेशन में दी हुई है, न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में दी हुई है। बट यहां हम कह रहे हैं भाई रेस्पॉन्स दिया, और रेस्पॉन्स के प्रति अगर उसने स्टिमुलस शो किया, और स्टिमुलस शो करने का अर्थ भी मैम ने बेटा आपको बहुत ही बेसिक भाषा में समझाया था कि यार अगर मैंने ना इसको स्टिमुलस दिया तो ये ना इसके वक्त और जज्बात बदल जाते हैं। ये पोलराइज स्टेट से क्या हो जाता है बेटा? डीपोलराइज्ड। याद है डीपोलराइज, पोलराइज्ड का उल्टा कितना होता है, क्या होता है, कारण क्या होता है, बाद की बात है। बट इसके वक्त और जज्बात और हालात बदल गए, ये डीपोलराइज्ड हो गया। इसी को हमने बोला कि भैया ये एक्साइटेबिलिटी शो करता है। कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं। रिस्पॉन्स टुवर्ड्स द स्टिमुलाई, यहां तक मामला क्लियर है मैम, बहुत बढ़िया। फिर हमने बोला मैम 3 प्रकार के मसल्स बॉडी में पाए जाते हैं मेजरली, स्केलेटल मसल्स, स्मूथ मसल्स और कार्डियक मसल्स। हमने एक डब्बा बनाया था, बॉक्स बनाया था, और बॉक्स में हमने खाने बनाए हुए थे बेटा, जिसमें हमने सबसे पहले प्रॉपर्टी लिखी थी और फिर हम करते जा रहे थे। सबसे पहले हमने लिखा था कि मसल फाइबर इनकी कैसी अपीयरेंस होती है, कैसी दिखती है। तो जब आपने बेटा स्केलेटल मसल फाइबर्स बनाए होंगे तो आपने स्केलेटल मसल फाइबर्स को कैसे बनाया था? ऐसे सिलिंड्रिकल बनाया था मैम, बनाया था बेटा ऐसे सिलिंड्रिकल। यस मैम, ऐसे सिलिंड्रिकल ही नहीं बल्कि मैम इनमें हमने मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन दिखाई थी, और हमने ये भी कहा था कि न्यूक्लियस जो होते हैं बाउंड्री पे होते हैं, पेरिफ्री पे होते हैं, पेरिफ्री पे होते हैं। फिर बेटा मैंने आपसे कहा स्मूथ मसल्स कैसे दिखते हैं, तो आपने कहा कि मैम ऐसे फ्यूजीफॉर्म होते हैं, स्पिंडल शेप होते हैं। फ्यूजीफॉर्म का मतलब होता है टेपर्ड एट द एंड्स, और मैम इनमें यूनी न्यूक्लिएटेड कंडीशन है और सेंटर पे होते हैं। जब आपने कार्डियक मसल फाइबर बनाया था तो आपने बेटा मसल फाइबर को बनाया था ऐसे ब्रांच्ड, मसल फाइबर को ऐसे बनाया था ब्रांच्ड। इनफैक्ट बेटा यहां पे तो आपने ये भी बनाया था कि मसल फाइबर्स के बीच में जो एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मसल फाइबर देयर आर जंक्शंस कॉल्ड एज इंटर कैलेटेड डिस्क। इनके एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ मसल फाइबर, कार्डियक मसल्स के केस में उनके कॉन्टैक्ट पॉइंट पर इंटरकैलेटेड डिस्क नाम के स्ट्रक्चर्स होते हैं, जो 2 जंक्शंस के कॉम्बिनेशन से बने हैं बेटा। एक होता है गैप जंक्शन, एक होता है अडहेरिंग जंक्शंस। अडहेर करके रखना मतलब सीमेंटिंग बिटवीन सेल, गैप जंक्शंस मतलब कम्युनिकेशन। तभी तो भैया एक साथ पंप करता है। ये जो कॉन्ट्रैक्शंस होगी आप आगे बॉडी फ्लूइड्स में पढ़ोगे, पंप जो कर पाते हो आप पूरी बॉडी को बेटा ब्लड, ये यूनिफॉर्म कॉन्ट्रैक्शंस जो होती है वो इसी वजह से होती है क्योंकि सारी मसल फाइबर को इंफॉर्मेशन एक साथ मिल सकता है। हाँ या ना? फिर बेटा आपने मसल फाइबर को डिटेल में जब पढ़ा तो आपने देखा जो ये स्केलेटल मसल फाइबर्स है और जो कार्डियक मसल फाइबर्स है ये स्ट्राइएटेड मसल्स भी कहलाती है, और स्ट्राइएटेड के लिए वर्ड यूज किया जाता है स्ट्रिप्ड। तो ये भी मैंने आपसे कहा था कि ये क्यों दिखती है। जब आप इसको बेटा वर्टिकल की जगह हॉरिजॉन्टल ऐसे बना रहे थे तो आपने देखा था कि स्केलेटल मसल्स के केस में ना मैम ये मायोफाइब्रिल्स या मायोफिलामेंट जिसमें एक्टिन और मायोसिन प्रोटीन होते हैं, ये कुछ इस तरीके से अरेंज होते हैं मैम कि जब हम माइक्रोस्कोप में इसे ऑब्जर्व करते हैं ना तो हमें कुछ लाइट और डार्क बैंड ऑल्टरनेटिवली दिखते हैं, जिसकी वजह से हम इन्हें स्ट्राइएटेड बोलते हैं। ये बहुत प्रोमिनेंट यानी पुख्ता होते हैं, क्लियर होते हैं। जब तुम स्केलेटल मसल्स में देखते हो तो प्रोमिनेंट स्ट्राइएशंस बोलते हैं। मैम कार्डियक मसल्स के केस में भी दिखते हैं बट हल्के दिखते हैं, फेंट दिखते हैं, तो फेंट स्ट्राइएशंस बोलते हैं। बोलो हाँ या ना? यस एवरीबॉडी, हाँ या ना? बट स्मूथ के केस में मैम ऐसी स्ट्राइएशंस नहीं दिखती। एक्टिन मायोसिन वहां पे भी है, मायोफिब्रिल्स वहां पे भी है, बट ऐसी अरेंजमेंट वहां कतई नहीं दिखती। बोलो हाँ या ना? डन 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 डन। समाप्ति एक्सप्रेस इज ओवर। समाप्ति एक्सप्रेस बेटा खत्म हो चुका है। आज का समाप्ति एक्सप्रेस का बेटा डेस्टिनेटेड स्टेशन पे हम पहुंच चुके हैं। हमने लास्ट पॉइंट जंक्शन ही लिखा था, लेकिन बेटा हम सबसे पहले ना जो कल की एनसीईआरटी पढ़ चुके हैं बेटा, दिल पे क्लिक कर देना, उससे मुझे ये समझ में आ जाएगा कि यू लाइक्ड द सेशन।
एंड आपका क्विक रिवीजन एक हो गया। आपको पिछली क्लास की एकदम बेटा ये ना मैं बार बार बोलती हूँ, ये आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल होगा, चाहे 11th का बच्चा हो, चाहे 12th का बच्चा हो, चाहे ड्रॉपर हो। जब आप कोई भी क्लास में पिछली क्लास को बहुत बेहतरीन तरीके से ना शॉर्ट में रिवाइज कर लेते हैं, अगर आपने बाई चांस कामचोरी की किसी भी वजह से अगर आप नहीं भी पढ़ पाए ना, तो आपका एक इतना बेहतरीन रिवीजन होगा, आपको कभी भी ऐसा नहीं लगेगा कि आपको कनेक्टिविटी नहीं लग रही है। लेकिन इसको बेटा आपको यूज करना है, मैम तो करवा देंगी बट आपको यूटिलाइज करना है, ठीक है। चलो बेटा हम ना एक दो क्वेश्चंस पहले सॉल्व करते हैं, 2 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जो कल का हमने एनसीईआरटी पढ़ा था, उसी एनसीईआरटी पैराग्राफ से हमने जिस सीरीज का मैं नाम पूछ रही हूँ, हम नया नाम रखेंगे, आप बताना क्या नाम रखना है, तो उससे रिलेटेड पहले क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, पोल करा लेती हूँ, फिर हम क्या करेंगे बेटा कंटिन्यू करेंगे टेबल को। क्वेश्चंस को आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, आपको ये पीडीएफ ऑलरेडी मिल जाएगी, ठीक है। नोट करने की क्वेश्चंस को जरूरत नहीं है, सिर्फ आंसर करो, ठीक है। चलो 2 क्वेश्चंस है, फिर हम बेटा आगे बढ़ेंगे। तो पहला क्वेश्चन आप लोग की कंप्यूटर स्क्रीन पर बेटा 10,000 रुपए के लिए ये रहा। चलिए आपको 30 सेकंड का टाइम दिया जाएगा बेटा, ये हमने कल की क्लास में पढ़ा था, हमने पोल कंडक्ट करा दिया है। इन केस किसी के पास अगर पोल नहीं भी आता है तो आप बेटा नॉर्मल कमेंट सेक्शन में आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन कहता है मसल प्ले एन एक्टिव रोल इन, ऑप्शन है टू एडजस्ट at the changes in the environment, to maintain positions of the various parts, active role in all the movements of the body parts, all of the above। और ऐसे बेटा आप नीट में आने वाले समय पे क्वेश्चंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से उठा के क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो बिल्कुल बेटा आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से फॉलो करना, ठीक है। चलिए स्टॉप पोल कर दें क्या, मसल्स, और बेटा वैसे तो पैराग्राफ दिया हुआ है बट चलो वो ओपन बुक टेस्ट नहीं होता, ये बिल्कुल ओपन बुक टेस्ट है। ऑप्शन डी एक बार देखे कितने प्रतिशत भारतीयों ने सही आंसर दिया है। बेटा ये कहां से आते हैं लोग, 9% वाले लोग कहां से आते हैं, वैभव, दिव्यांका, जशरा, जिंश, आविशा, मोमेन, प्रिंस, कुणाल, संदीप, जॉय, केतन, श्रीकांत। बेटा नाम लेने में थोड़ा सा टाइम हमारा चला जाएगा, तो मैं सिर्फ ये परसेंटेज दिखाऊंगी 86%, विच इज अ पुअर परफॉर्मेंस, क्योंकि ये क्वेश्चन सारे बच्चों को सही करना चाहिए था, ये बहुत ही इजी क्वेश्चन था। आपके एनसीईआरटी में बहुत क्लियरली लिखा हुआ है देयर एक्शन मूव द बॉडी टू एडजस्ट द चेंजेस इन द एनवायरमेंट, सो टू एडजस्ट द चेंजेस इन द एनवायरमेंट ये भी करती है बेटा। टू मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स, मेंटेन द पोजीशन ऑफ वेरियस बॉडी पार्ट्स ये भी करती है, एब्सोल्युटली मैम। एंड इट प्लेज एन एक्टिव रोल इन ऑल द मूवमेंट्स ऑफ द बॉडी, एब्सोल्युटली बेटा मूवमेंट एंड लोकोमोशन यही तो इसका काम है। सो ऑप्शन 4 इज योर फाइनल आंसर। आपको मिल चुके हैं बेटा 20,000 रुपए नकली वाले। हम बढ़ते हैं बेटा अगले सवाल की ओर, आपको मिलेगा सिर्फ आशीर्वाद और प्यार। अगला क्वेश्चन बेटा इसी पैराग्राफ से है, मैं वापस से पोल कंडक्ट करा रही हूं, आप लोग आंसर दीजिए। अगला क्वेश्चन बेटा इसी पैराग्राफ से है, मैं पोल कंडक्ट करा रही हूं, आप आंसर दीजिए। जो कल पढ़ा है सिर्फ उसी से, आज जो पढ़ेंगे ना बेटा जब ये टॉपिक खत्म करेंगे तो पहले मैं उसके एनसीईआरटी से बेटा आपको क्वेश्चंस कराऊंगी, फिर हम मतलब न्यूरल वाले टॉपिक पे आगे बढ़ेंगे, ठीक है। यस एवरीबॉडी रीड द फॉलोइंग स्टेटमेंट टू मार्क द करेक्ट आंसर। स्टेटमेंट 1 कहता है ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज्ड। आप खुद पढ़िए यार, आप खुद पढ़िए, यस जल्दी जल्दी जल्दी। ये स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, आगे असर्शन और रीजन वाला भी एक क्वेश्चन रखा हुआ है मैंने, पर वो स्मूथ मसल्स पढ़ने के बाद करेंगे, ठीक है। चलो यस एवरीबॉडी चलिए टाइमर आपका बेटा आई थिंक खत्म हो चुका है। देखो बायो में ये मैं आपको वक्त के साथ साथ बताऊंगी कि स्पीड से आपको कैसे आंसर्स करने हैं, समय के साथ बताऊंगी। पोल स्टॉप्ड, चलो मैं पहले पढ़ लेती हूँ। ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलेंड्रिकल फाइबर्स अरेंज रैंडमली कॉल्ड मसल फाइबर्स। फॉल्स, क्यों फॉल्स है? मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेन रिटर्न टू द अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। ट्रू भैया ऑप्शन में है ना, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन बी। पहले आप लोगों का आंसर देख लेते हैं, आपके वक्त और जज्बात देखते हैं क्लास के। ये कैसा बेटा आंसर था, वो स्टेटमेंट बेटा। चलो जितने भी बच्चों ने गलत आंसर दिया जोर से अपनी टपली बजाओ बेटा। जितने भी बच्चों ने बिना देखे, ये बोलते हैं ना एक्साइटमेंट में आंसर देना, आप खुद अपनी क्लास का परफॉर्मेंस देखो। 33% बच्चों ने, वेरी पुअर परफॉर्मेंस बेटा, ठीक है। हर्षी, लोकेश, सैयद, सारिका, चलो मैं नाम बेटा नाम आप अपने देख लेना। 45 सिर्फ मोर लेस देन 50%, क्या परफॉर्मेंस है ये? और ये आपके एनसीईआरटी लाइन से ही है क्वेश्चन। देखो
ईच मसल इज मेड अप ऑफ लॉन्ग सिलिंड्रिकल फाइबर्स अरेंज रैंडमली लिखा है, रैंडमली अरेंज होते हैं, वन गलत कैसे हुआ, रैंडमली अरेंज होते हैं क्या, रैंडम अरेंजमेंट कैसी होती है, जैसे आप पढ़ते हो डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर्स और फाइब्रोब्लास्ट रैंडमली अरेंज्ड, और एक रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू में आप पैरेलली अरेंज पढ़ते हो। जल्दी टपली बचाओ, जल्दी जल्दी टपली बजाओ। हाँ, रैंडमली अरेंज होते हैं या अरेंज्ड इन पैरेलल एरेज? रैंडम मतलब ऐसे ऐसे जरूरी नहीं होगा मैम, ऐसे 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 कैसे भी अरेंज हो सकते हैं। एक शब्द और आपका बेटा -1 आ जाएगा। तो कोई बात नहीं, आप क्लास में गलतियां कर सकते हो, लेकिन आप एग्जाम हॉल में गलती ना करो, ठीक है? तो बहुत बढ़िया बात है। चलो, आप लोगों के साथ मैंने खुद क्वेश्चंस बना रही हूं, आप उसमें गलती कर रहे हो तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात इसलिए नहीं कि मेरे मजे आ गए बेटा आपने गलत कर दिया, नहीं, इसीलिए कि आप इस चीज को ध्यान रखोगे, ठीक है ना? पैरेलली अरेंज, और जो लोगों ने गलती की है बेटा, एनसीईआरटी की कसम, टपली बजाओ। करेक्ट है, यहां तक आगे बढ़ जाए फिर बेटा। मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट अगेन रिटर्न टू द अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन, ये बात बिल्कुल सही है। सो सेकंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, फर्स्ट इज इनकरेक्ट। हमारा बेटा क्वेश्चन भी हो चुका है सॉल्व। अब हम बढ़ते हैं बेटा आगे की ओर, ठीक है? आज हम पहले इस टॉपिक को फटाफट से कंप्लीट करते हैं। ओनली 10-15 मिनट्स का टॉपिक बचा हुआ है, जो बेटा कनेक्टेड टॉपिक है लोकोमोशन से, तो हम यहीं पे करेंगे। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर कोई भी टॉपिक ऐसे हैं बेटा जो कनेक्टेड है और हम साथ के साथ कर सकते हैं तो हम साथ के साथ करेंगे। डिड यू लाइक द क्वेश्चन? यस एवरीवन। सेकंड स्टेटमेंट बताऊं, सेकंड स्टेटमेंट बताऊं? एक बच्चा कह रहा है सेकंड स्टेटमेंट बताओ। बेटा ये देखो ना, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एंड अगेन रिटर्न टू देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। कल हमने एनसीईआरटी पढ़ी थी कि नहीं? देखो, मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट इन रेस्पॉन्स टू स्टिमुलस एंड देन रिलैक्स, वापस से अपनी पोजीशन पे आ रहा है इन देयर अनकॉन्ट्रैक्टेड स्टेट इन अ कोऑर्डिनेटेड फैशन। ये एनसीईआरटी की तो लाइन है, तो दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है, कल ही तो पढ़ा था बेटा, है ना? तभी तो इलास्टिसिटी है, कॉन्ट्रैक्ट भी कर गया, वापस अपनी पोजीशन पे भी आ गया। डन 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 डन, यस। चलो अब आगे बढ़ते हैं बेटा, अब आगे बढ़ते हैं। हमने कल बेटा यहां तक किया था जंक्शंस, हमने यहां तक किया था बेटा जंक्शंस। बिल्कुल एनसीईआरटी से तो क्वेश्चंस बना रही हूं, जो पैराग्राफ पढ़ेंगे उससे क्वेश्चन बनाएंगे। ओपन बुक टेस्ट है भाई, ओपन बुक टेस्ट में तो सही करो कम से कम, है ना बेटा? धीरे धीरे कर लोगे, धीरे धीरे कर लोगे, ठीक है? चलो, हमने जंक्शन तक पढ़ा था। अगला बेटा जो चीज हमें आज पढ़नी है, नंबर 6 पॉइंट। नंबर 6 पॉइंट बेटा जो हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है अबाउट देयर कॉन्ट्रैक्शंस, कि ये कैसे कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, स्लो कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, या सबसे फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। यस, फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, स्लो कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, या फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, ठीक है? एक बार ही देखते हैं बेटा हाउ दे कॉन्ट्रैक्ट। एक सेकंड में लाइट थोड़ी सी बेटा इसकी कम कर देती हूं, बढ़ा देती हूं, इनफैक्ट कम नहीं, ठीक है? यस, चलिए बेटा, जब आप स्केलेटल मसल्स को देखेंगे, स्केलेटल मसल का एक सबसे कॉमन एग्जांपल देती हूं, ये तुम्हारे बाइसेप मसल्स, ये तुम्हारे ट्राइसेप मसल्स, तुम्हारे लेग्स में भी होते हैं बेटा मसल्स। हम यूजुअली स्ट्राइएटेड स्केलेटल मसल्स के जो एग्जांपल देते हैं, वो एग्जांपल हम देते हैं लिम्ब मसल्स। हमारे फोर लिम्ब यानी मेरे हाथ दो जो आपको दिख रहे हैं, मेरे हाइंड लिम्स यानी मेरे जो टांगे दिख रही है बेटा, दैट इज माय लिम्ब मसल्स। तो हमारी जो लिम्ब मसल्स होती है, दे आर अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ स्केलेटल मसल्स, और ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस करती है। ये कैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है? ये फास्ट कॉन्ट्रैक्शन करती है। देखो, कॉन्ट्रैक्शंस तो बेटा ये भी फास्ट करती है, और कॉन्ट्रैक्शंस तो मैम हमारे जो कार्डियक मसल्स होते हैं ना, कार्डियक मसल्स जो हमारे हार्ट में प्रेजेंट होते हैं, मैम ये भी फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस करती हैं। बट जब हम इन दोनों को कंपेयर करेंगे ना बेटा, तो ये सबसे ज्यादा तेज, ये फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शंस करती है, बहुत ज्यादा तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है। और मैं जब स्मूथ मसल की बात करूंगी तो ये कैसे कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं बेटा? ये स्लो कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं, ये धीरे कॉन्ट्रैक्शंस करते हैं। यस, एक बच्चे ने हैमस्ट्रिंग का नाम लिया, हैमस्ट्रिंग मसल्स, ये रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ाते वक्त मैं बताऊंगी। तो हैमस्ट्रिंग मसल्स आपकी टांगों में होती है बेटा, है ना? ये आपके थाई के पीछे वाली जो मसल होती है, दैट इज योर हैमस्ट्रिंग मसल्स। सो फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस, स्लो कॉन्ट्रैक्शंस,
फास्टेस्ट कॉन्ट्रैक्शंस। और मैम इसी से रिलेटेड एक पॉइंट है जो हमें पता होना चाहिए, बिकॉज ये रिलेटेबल कंटेंट है, कि मैम इनमें जो ब्लड सप्लाई होती है वो कैसी होती है मैम? मैम इनमें जो ब्लड सप्लाई, मैम ब्लड सप्लाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? मैम बिल्कुल ब्लड सप्लाई होनी चाहिए। मसल्स को कॉन्ट्रैक्शंस करना है, ब्लड सप्लाई तो मैम होनी चाहिए, ब्लड वेजल्स तो होनी चाहिए मैम। तो मैम इनमें ब्लड सप्लाई कैसे कैसे होती है? भाई जो फास्ट कॉन्ट्रैक्शंस करती है उसमें गुड ब्लड सप्लाई होती है, गुड मतलब अच्छी खासी ब्लड सप्लाई होती है, गुड सप्लाई ऑफ ब्लड, है ना, अच्छी खासी वहां पे बेटा ब्लड वेजल्स आपको दिखेगी। मैम जो स्मूथ मसल्स होती हैं ये बेचारी धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, तो लो ब्लड सप्लाई होती है इनके पास, इनको ज्यादा जरूरत नहीं है, इनके पास लो सप्लाई होती है। लेकिन मैम जो कार्डियक मसल फाइबर्स हैं इनमें अबंडेंट मतलब सबसे ज्यादा, अगर मैं कंपेयर करके बताऊं ब्लड सप्लाई कहां होती है, तो अबंडेंट ब्लड सप्लाई बेटा होती है आपकी कार्डियक मसल फाइबर में। सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई अगर होती है तो वो होती है कार्डियक मसल फाइबर में। काम भी तो बेटा वो तगड़ा कर रहा है ना, काम भी तो तगड़ा कर रहा है, तो उसकी ब्लड सप्लाई भी बेटा बहुत ज्यादा जबरदस्त होती है। और मैम फैटीग की अगर मैं बात करूं, थक जाना, फैटीग का मतलब होता है थक जाना, तो आपकी जो बेटा स्केलेटल मसल्स है वो बहुत तेजी से वो कछुए और वो खरगोश वाली कहानी है ना, वो इन दोनों के लिए अप्लाई होती है, हार्ट के लिए अप्लाई नहीं होती है। तो वो कहानी तो सबने सुनी है। जो स्केलेटल मसल्स है ना बेटा वो इतनी तेजी से कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो बहुत जल्दी थक भी जाती है, इजीली थक जाती है, इजीली फैटीग। आपकी जो स्मूथ मसल्स है ये कहती है भाई मैं तो आराम आराम से कॉन्ट्रैक्ट करूंगी, मैं आराम आराम से। देखो ना तुम्हारे स्टमक में है बेटा स्मूथ मसल्स, तुम्हारी इंटेस्टाइन में है स्मूथ मसल्स, फैलोपियन ट्यूब में है स्मूथ मसल्स, ब्लड वेजल्स में है स्मूथ मसल्स, पता भी नहीं चलता इनकी कॉन्ट्रैक्शंस। तो ये बड़ी धीरे धीरे कॉन्ट्रैक्ट करती है और इसीलिए ये थकती तो है बट ये धीरे धीरे थकती है, स्लो फैटीग होती है, स्लो फैटीग होती है। तो मैं यहां पे बेटा अगला पॉइंट क्या लिखूंगी, अगला पॉइंट यहां पे क्या लिखूंगी, फैटीग। और फैटीग के बगल में बेटा तुम क्या लिख सकते हो, थकना। फैटीग के बगल में तुम क्या लिखोगे, थकना, कि थक जाना। कौन कितनी जल्दी थक जाती है, ये इजीली फैटीग, ये आसानी से थक जाती है। कारण भी है ना मैम, इतना फास्ट कॉन्ट्रैक्ट कर रही है कि बहुत जल्दी थक जाएंगी। मैम थकेंगी तो ये भी क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट तो कर ही रही है ना, लेकिन इनमें जो थकान आती है वो धीरे धीरे आती है, तो ये स्लो फैटीग करता है। लेकिन मैम इस हिसाब से तो कार्डियक मसल फाइबर सबसे जल्दी, वंश बेटा बिल्कुल सही, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया है, नेहा बेटा बिल्कुल सही, फैजल बेटा बिल्कुल सही। हमने कहा कि भैया कार्डियक मसल फाइबर तो मैम सबसे तेजी से कांटेक्ट करती है, तो वो तो मैम फटीग कर जानी चाहिए मैम बहुत जल्द। बेटा वो फटीग कर गई तो क्या हो जाएगा, पी। तो वो कार्डियक मसल फाइबर का रीजन भी है कि वो इतनी फास्ट कांटेक्ट करती है फिर भी नहीं फटीग होती। क्यों नहीं फटीग होती बेटा, क्योंकि उनमें अमाउंट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा है। जब आप इससे कंपेयर करोगे एनर्जी प्रोडक्शन के लिए बहुत ज्यादा है बेटा amount of mitochondria, and that is the reason beta they never get fatigue even though they contract the fastest, but हम कह रहे हैं never fatigue। भाई अब देखो जब हार्ट अटैक की कंडीशन आएगी तो मैं आपको पढ़ाऊंगी कि हार्ट अटैक, आपकी हार्ट मसल जो होती है वो धीरे धीरे मरने लगती है, वो तो अलग कंडीशन है, वो तो डिजीज कंडीशन जब होती है क्या क्या कारणों से होती है वो तो हम पढ़ेंगे, है ना। बट इन जनरल जो हम पढ़ रहे हैं नेवर फटीग, इनमें माइटोकॉन्ड्रिया भर भर के माइटोकॉन्ड्रिया है, माइटोकॉन्ड्रिया अबंडेंट है इसके पास। एक और पॉइंट बेटा जो हम नर्वस सिस्टम से रिलेट करके पढ़ते हैं, क्योंकि ये आपके बेटा आगे जो मैं आपको बार बार बोल रही हूँ ना, लोकोमोशन मूवमेंट में ये सारी मसल्स दी हुई है बेटा, आप यहीं पे पढ़ लो। जैसे ना कनेक्टिव टिश्यू में एक टॉपिक दिया होता है ब्लड और लिम्फ का, ब्लड और लिम्फ का टॉपिक दिया होता है ना, मुझे नहीं पता आपने पढ़ा है या नहीं, बट यूजुअली हम उस ब्लड और लिम्फ वाले टॉपिक को बॉडी फ्लूइड्स में डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि
यहाँ वाले टॉपिक में वो दिया ही नहीं होता है, बहुत छोटा सा दिया होता है। तो जब हमें ब्लड और लिम्फ पढ़ाना होता है तो हम बॉडी फ्लूइड्स में उसे डिटेल में पढ़ाते हैं। वैसे ही ये जो बेटा सारी मसल्स को मैं कंपेयर कर रही हूँ ना, इसे हम क्या करते हैं, इसी चैप्टर में पढ़ा देते हैं, जबकि ये वाला टॉपिक लोकोमोशन में भी दिया हुआ है, लेकिन वहां पे फिर हमारा टाइम सेव हो जाता है। वहां पे बेटा हमारा टाइम सेव हो जाता है, तो वहां टाइम सेव हो जाएगा अगर हम यहीं पे कर लेंगे, इसीलिए बेटा यहीं पे करो इसे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है ना? यस एवरीबॉडी, ठीक है ना? लास्ट पॉइंट है इससे रिलेटेड, फिर एग्जांपल्स करेंगे, हमारा टॉपिक खत्म हो जाएगा, ठीक है? जब हम बात करते हैं बेटा किसकी, जब हम बात करते हैं इनका कंट्रोल इसका नेचर कैसा होता है, इसका नेचर कैसा होता है, जैसे हम बोलते हैं ना इनका बड़ा शांत नेचर है, इनका बड़ा एनर्जेटिक नेचर है, इनका बड़ा गुस्सैल नेचर है, तो वैसे ही मैम मसल्स का कैसा नेचर होता है। अब मसल्स गुस्सा तो नहीं करती है बेटा, मसल्स का नेचर मतलब ये आपके वॉलंटरी कंट्रोल में होती है या इनवॉलंटरी होती है। और एनसीईआरटी में एक लाइन दी हुई है बड़ी अच्छी स्केलेटल मसल्स के लिए, कहा कि स्केलेटल मसल्स को आपने सोच के आप कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, मियरली बाय थिंकिंग, सिर्फ सोचा और कॉन्ट्रैक्ट कर पाए। तो बेटा सोचते ही कॉन्ट्रैक्ट करने का मतलब होता है ये वॉलंटरी है, वॉलंटरी मसल से मैंने चाहा तो मैंने कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, लेकिन मैं चाहूं तो मैं हार्ट को कंट्रोल कर सकती हूं क्या? नहीं। मैं चाहूं तो मेरी इंटेस्टाइन की मसल्स और स्मूथ, जो मेरी स्टमक में स्मूथ मसल्स है, जो मेरी ब्लैडर में स्मूथ मसल्स है, मैं उसको चाहूं तो कंट्रोल कर सकती हूं? नहीं बेटा, वो हमारी वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होती। वॉलंटरी मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार कंट्रोल, लेकिन हमेशा नर्वस सिस्टम के पास ही रहेगा। कंट्रोल हमेशा नर्वस सिस्टम के पास होता है बेटा, लेकिन नर्वस सिस्टम के तो बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जो यहां का पार्ट नहीं है। नर्वस सिस्टम के बहुत सारे हिस्से हैं मैम। तो आगे बेटा जब मैं आपको नर्वस सिस्टम पढ़ाऊंगी तो आप देखोगे आपके पास एक नर्वस सिस्टम होता है जो वॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल करता है, एक नर्वस सिस्टम होता है जो बेटा आपके इनवॉलंटरी पार्ट्स को कंट्रोल करता है। मैं एक ना छोटा नोट बना के आपको जरूर इसे लिखवाऊंगी, क्योंकि ये आपको आगे के टॉपिक्स में भी काम में आएगा। जब मैं ब्रीदिंग पढ़ाऊंगी, जब मैं बॉडी फ्लूइड्स पढ़ाऊंगी, तो मैं छोटा सा ये टॉपिक भी लिखवा दूंगी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम क्या होता है, इनकी क्या डिवीजन होती है, क्योंकि बेटा ये ना मेरे को ही काम में आएगा जब मैं आपको आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊंगी। फिलहाल मैं आपको ये बता रही हूं कि भैया आप जब स्केलेटल मसल्स की बात करते हैं तो इनका नेचर कैसा होता है प्यारे बच्चों, इनका नेचर कैसा होता है मैम, इनका नेचर होता है वॉलंटरी, बिकॉज ये आपने सोचा तो आपके सोच के अकॉर्डिंग आप इसे कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हो, वॉलंटरी, अपनी इच्छा से। इच्छा को हिंदी में बेटा कैसे लिखेंगे, मेरी स्पेलिंग गलत हो रही है, मैं तो ऐसे लिख रही हूं, बाकी आप देख लो कैसी एग्जैक्ट स्पेलिंग होती है, स्पेलिंग मेरी एरर हो सकती है। अपनी इच्छा से, ठीक है, वॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, ये वॉलेंट्री कंट्रोल होता है बेटा नर्वस सिस्टम के, मियरली बाय थिंकिंग, जस्ट सोचा और कॉन्ट्रैक्ट कर पाए, ठीक है। अबंडेंट का मतलब इमरान बेटा बहुत ज्यादा, अबंडेंट का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा, अबंडेंट मतलब बेहद ज्यादा, बहुत ज्यादा। ये इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम पे है, इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम, एंड सेम बेटा आपकी कार्डियक मसल फाइबर भी इनवॉलेंट्री कंट्रोल ऑफ नर्वस सिस्टम। क्या एग्जाम्पल लिखे बेटा, लास्ट एग्जाम्पल लिख लें एक बारी, डन 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 हो जाए तो बेटा एक बारी थम्स अप दे देना, मैं साइड हो जा रही हूं, हम एग्जाम्पल लिखेंगे एंड टॉपिक वाइंड अप करेंगे, ठीक है। सो वॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, इनवॉलेंट्री, डन 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 कर लो तो थम्स अप या फिर दिल किसी पे भी बेटा क्लिक कर लेना। यस एवरीबॉडी, नोटेड एवरीबॉडी। एग्जाम्पल्स कर ले, मेरे पास जगह नहीं है तो मैं नेक्स्ट पेज में कर रही हूं, आपके पास बेटा अगर टेबल में जगह नहीं है तो आप भी नेक्स्ट पेज में कर सकते हो, टेबल पे जगह है तो टेबल में कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, पक्की बात। चलिए शाबाश शाबाश शाबाश, करते हैं बेटा एग्जाम्पल्स।
तो लास्ट पॉइंट बेटा हमारा होगा एग्जाम्पल का। तो नंबर 10 में लिख रही हूं एग्जाम्पल्स, नंबर 10 में लिख रही हूं एग्जाम्पल्स। ठीक है, सबसे पहले स्केलेटल मसल्स के एग्जाम्पल, फिर स्मूथ मसल्स के एग्जाम्पल, फिर कार्डियक मसल फाइबर्स के एग्जाम्पल। स्केलेटल मसल्स के एग्जाम्पल, अरे फिर से एग्जाम्पल लिख दिया मैंने। स्केलेटल मसल के एग्जाम्पल्स आपके लिम्ब मसल्स। लिम्ब का क्या मतलब मैम ने आपको बताया बेटा? आपकी फोर लिम्ब यानी आपके हाथ, और आपकी हाइंड लिम्स आपकी टांगे। इनमें जो मसल्स होती है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसकी मसल्स के नाम एनसीईआरटी में दिए हुए हैं। ठीक है साहिल बेटा, गुड। फोर लिम्ब की मसल्स के एग्जाम्पल जैसे दिए हुए हैं, लाइक बाइसेप, ट्राइसेप। ये आपकी वॉलेंट्री मसल्स होती है बेटा, स्केलेटल मसल्स होती हैं। ठीक है, यस यस। जब आप बेटा, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है एनसीईआरटी बेस्ड बेटा, करते चलो। जब बेटा मैं आपको स्मूथ मसल्स बोल रही हूं, स्मूथ मसल्स के भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं, एनसीईआरटी में बहुत कम दिए हुए हैं, लेकिन आगे आने वाले चैप्टर्स में बेटा वो मसल्स भी एग्जांपल में आएंगे। जैसे कि बेटा आप करते हो आपकी ब्लड वेजल्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन में ये चीज हम पढ़ने वाले हैं। आपकी ब्लड वेजल्स में होते हैं, आपकी स्टमक में होंगे बेटा, आपकी स्टमक में होंगे बेटा स्मूथ मसल्स, आपकी बेटा इंटेस्टाइन में होंगे बेटा स्मूथ मसल्स, आपके इंटेस्टाइन में होते हैं स्मूथ मसल्स, आपकी यूरिनरी ब्लैडर में होंगे बेटा स्मूथ मसल्स, यूरिनरी ब्लैडर में है आपके स्मूथ मसल्स बेटा, आपके फैलोपियन ट्यूब में भी होती है बेटा स्मूथ मसल्स, आपके फैलोपियन ट्यूब में हो गई स्मूथ मसल्स। और आपकी बेटा आंखों में, जब पहले आई पढ़ाया जाता था, अब तो आई बेटा डिलीट हो चुका है, तो आई डिलीट हो चुका है, तो आई में हम दो मसल्स पढ़ते थे, आइरिस में मसल्स होती है, इरिडियल मसल्स बोलते हैं, आइरिस मसल्स। आपको पता है ना, ये जो आंख आप बेटा ऐसे करके बनाते हो, ये बनाना मत डायग्राम, मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए बता रही हूँ। जैसे आप नॉर्मली ड्राइंग बनाते हैं तो ऐसे ड्राइंग बनाते हैं ना, अगर किसी की आंख पे टॉर्च मार के देखोगे तो ऐसे ऐसे दिखता है ना, दिखता है कि नहीं ये बताओ? किसी को, किसी की आंखें काली पीली भूरी, पीली तो नहीं दिखती है, ऐसी दिखती है कि नहीं? टॉर्च मार के देखो और खाली स्पेस दिखता है। ये जो चारों ओर से तुम्हें मसल्स दिख रही है ना बेटा, इन्हें बोला जाता है इरिडियल मसल्स, इरिडियल मसल्स, आइरिस की मसल्स, इरिडियल मसल्स, इरिडियल मसल्स है ना, इरिडियल मसल्स। और आंखों में ही बेटा क्या होती है? सीलियरी मसल्स, यस, एक्सेट्रा लिख लो, एनसीईआरटी में बहुत ज्यादा नहीं दिया हुआ। ऐसे एग्जांपल्स लिखने जाओगे तो बेटा बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। ईसोफेगस में भी होती है क्या मैम? बेटा ईसोफेगस में ना एक्चुअल में दोनों टाइप की मसल्स होती है। अपर 1/3 पार्ट जो होता है ना आपकी ईसोफेगस का, फूड पाइप का, वो वॉलेंट्री होता है, उसमें वॉलेंट्री मसल्स होती है। और जो पोस्टीरियर 2/3 पार्ट होता है ईसोफेगस का, उसमें स्मूथ मसल्स होती है। इसीलिए वो हम ऐसे करके मेंशन नहीं करते, वो दोनों का ही पार्ट हो सकती है। पोस्टीरियर 2/3 पार्ट इज बेटा स्मूथ मसल्स और अपर 1/3 पार्ट इज वॉलेंट्री मसल्स। बट यू डोंट हैव टू राइट ऑल द एग्जाम्पल्स बेटा, ट्रस्ट मी, जितना लिखोगे तो बेटा बॉडी में बहुत सारे पार्ट्स है, उतना ही लिखो जो तुम्हारे कहीं ना कहीं एनसीईआरटी में काम में आ जाए। ठीक है, कहीं ना कहीं काम में आ जाए। ठीक है, यूट्रस लिख लो, यस यूट्रस लिख सकते हो, यूट्रस आगे 12th क्लास का जो चैप्टर पढ़ोगे बेटा उसमें भी पढ़ोगे। ठीक है, दैट्स ऑल। और यहां पे बेटा आप लिखो एग्जाम्पल हार्ट, यहां पे आप एग्जाम्पल लिखो बेटा हार्ट। ठीक है, यस, डन 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 डन। एक नोट डाल के बेटा एक पॉइंट लिखना। सबसे पहला पॉइंट नोट में लिखोगे कि स्केलेटल मसल्स आर फाउंड, स्केलेटल मसल्स आर फाउंड in close association with the bones। बेटा स्केलेटल मसल्स जो होती हैं वो आपके स्केलेटल बोन्स के बड़े क्लोज एसोसिएशन में होती है। अभी मैं एक डायग्राम दिखाऊंगी। जैसे आपकी यहां बाइसेप मसल्स,
आपकी बोन से अटैच होती है, किसकी मदद से अटैच होती है, और उसी अटैचमेंट से तो बेटा आप लोकोमोशन मूवमेंट कर पाते हो, क्योंकि मसल्स जो आपकी स्केलेटल वाली है वो आपकी बोन से काफी क्लोजली अटैच होती है विद द हेल्प ऑफ बेटा टेंडन्स. टेंडन्स अटैचेस मसल्स टू अ बोन एंड लिगामेंट अटैचेस बोन टू बोन. तो आपकी जो वॉलेंट्री मसल्स, स्केलेटल मसल्स हैं, दे आर फाउंड इन वेरी क्लोज एसोसिएशन विद द बोन. यस, कार्डियक मसल फाइबर, ऑफ कोर्स बेटा हार्ट इज द ओनली एग्जांपल. इसमें आपको क्या दुख दर्द समस्या है बेटा? एक डायग्राम दिखाऊं, देखो अब वो बना लो. जैसे ये डायग्राम है बेटा, इसको जरा देखना. ये जैसे आपकी बाइसेप मसल्स बनाई हुई है, और एक्चुअल में बहुत सारे लोगों को लगता है बेटा आपकी जो बाइसेप मसल्स है ना वो यहीं पे आपके ह्यूमरस से अटैच्ड है, लेकिन ये ह्यूमरस से अटैच नहीं होती है, बहुत सारे लोगों को लगता है. बट बेटा ये अटैचमेंट आप देख रहे हो कहाँ है? यहाँ पे आपकी बोन से अटैच होती है. यहाँ पे आपकी रेडियस और अल्ना है, मैं बाद में पढ़ाऊंगी इस चीज के बारे में, जिनको बोन्स के नाम नहीं पता है. तो आपकी यहाँ पे भी एक बोन होती है बेटा, हड्डी होती है, इसे ह्यूमरस बोलते हैं. फिर यहाँ पे 2 हड्डियां होती है, जो आपके थंब के तरफ होती है उसे बेटा बोला जाता है रेडियस, और बेटा एक होती है जिसे बोला जाता है अल्ना. तो ये आपको दिख रही है बेटा आपकी मसल, और ये मसल जो है बेटा किससे अटैच्ड है? आपकी बोन से. यही बोला हुआ है कि मसल्स आर फाउंड इन क्लोज एसोसिएशन विद द बोन. और ये मसल दिखाया हुआ है, और मसल का अटैचमेंट दिखाया हुआ है इस हड्डी के साथ में. और किसकी मदद से अटैच दिखाया हुआ है बेटा? इस टेंडन की मदद से. देखो टेंडन की मदद से अटैचमेंट दिखाया हुआ है. हाँ या ना? हाँ या ना एवरीबॉडी? डन 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 एवरीवन, डन 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 एवरीवन, डन 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 एवरीवन. बेटा मैं एक नोट में आपको नर्वस सिस्टम की भी थोड़ी क्लासिफिकेशन बता देती हूं. यहां पे नहीं बताती हूँ बेटा, या तो मैं न्यूरॉन वाला टॉपिक एक बार ही कंप्लीट कर देती हूँ, फिर क्योंकि न्यूरॉन से रिलेटेड है तो नर्वस सिस्टम के कुछ मैं क्लासिफिकेशन बताते हुए जाऊंगी. चलेगा आप लोगों को? कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? एनसीईआरटी की रीडिंग और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कर लें, क्या कहते हो? यस यस. यहां तक का जो टॉपिक पढ़ा बेटा हमने, कल स्केलेटल मसल्स की एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की थी, हमने स्मूथ मसल्स की भी एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की थी, हमने कार्डियक मसल्स की भी एनसीईआरटी रीडिंग नहीं की थी. तो हम इसकी एनसीईआरटी रीडिंग करेंगे, और इसकी एनसीईआरटी रीडिंग के साथ साथ में जो मैं बेटा क्वेश्चंस लेके आई हूं वो उसके साथ करेंगे. ठीक है, आपने अभी अभी टॉपिक पढ़ा है तो पहले आप इस क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए. एसी बंद कर दिया किसी ने? करें फिर? यस. चलिए, मस्कुलर टिश्यू हमारा खत्म हो चुका है. सबसे पहले बेटा आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, फिर मैं आंसर आपको दिखाती हूं और एनसीईआरटी की रीडिंग साथ में कराती हूं. ठीक है, चलिए पोल कंडक्ट कराते हैं आप लोगों का, पोल कंडक्ट कराते हैं आप लोगों का. पहले इस क्वेश्चन का आंसर दो. चलो चलो. वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन सच एज द ब्लड वेसल्स, स्टमक, intestine contains dash of muscle tissue. कैसे मसल टिश्यू होते हैं बेटा? कैसे मसल टिश्यू होते हैं? डैश ऑफ मसल टिश्यू. इनवॉलेंट्री, स्मूथ, अनस्ट्राइएटेड और ऑल ऑफ दीज. कैसे मसल फाइबर होते हैं? द वॉल ऑफ स्टमक, इंटेस्टाइन, ब्लड वेसल्स. स्टॉप कर दें, स्टॉप पोल. ऑप्शन डी, शो रिजल्ट. बेटा ये तुम क्या कर रहे हो? ये तुम जानबूझ के गलत आंसर दे रहे हो या तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है? ये तुम्हारी एक्चुअल परफॉर्मेंस है या तुम जानबूझ के गलत दे रहे हो? जानबूझ के कौन गलत देता है वैसे? स्वर्णदीप. एनीवे, पुअर परफॉर्मेंस बेटा. मैं क्या कहूं बेटा, जो सच है वो बोलना पड़ेगा, तुम्हें दुख होगा, लेकिन क्या करूं. ये बी आंसर कैसे दिया था तुमने? ऑल ऑफ दीज बेटा, ऑल ऑफ दीज. आपकी वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स, ब्लड वेसल, स्टमक, इन सब में जो डैश होती है मसल फाइबर कैसी होती है? इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स होती है. इनवॉलेंट्री मसल फाइबर्स होती है, क्योंकि इनवॉलेंट्री मसल फाइबर स्मूथ मसल्स है बेटा, स्मूथ मसल्स है. अनस्ट्राइएटेड भी कह सकते हैं उनको, अनस्ट्राइएटेड भी कह सकते हैं मैम उनको, स्मूथ कह सकते हैं, अनस्ट्राइएटेड कह सकते हैं. तो ऑल ऑफ दीज. अभी देखो एग्जांपल मैं आपको एनसीईआरटी में दिखाती हूँ, एनसीईआरटी में एग्जैक्टली दिया हुआ है.
गलती से मिस्टेक क्या होती है बेटा, गलती से ही तो मिस्टेक होके फिर नंबर कट जाते हैं, फिर आप लोगों को बाद में रियलाइज होता है। गलती से जल्दी जल्दी में गलत नहीं करना है। अच्छा बेटा एक चीज और, मैं यूजुअली इसीलिए पोल्स थोड़ा अवॉइड करती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि पोल्स कराने से आप लोगों के पास टाइम पे नहीं पहुंचता, फिर आप में से बहुत सारे बच्चे परेशान होते हैं कि मैम हमारे पास पोल नहीं आया। तो इसलिए मैं ना कमेंट्स में आंसर करवाना प्रेफर करती हूँ। गलती से अगर बेटा आपके पास नहीं आ रहा है ना पोल्स, आप कॉमेंट में आंसर कर दो, इतना लोड मत लो, ठीक है। अगर पोल में आंसर कर पा रहे हो तो पोल में करो, और नहीं आ रहा है पोल तो बेटा कॉमेंट में करो, पर आंसर करो। जल्दी जल्दी कुछ नहीं होता है बेटा, जल्दी 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 काम शैतान का होता है, तुम्हारा तुम जल्दी जल्दी कर रहे हो। एक बार ही पढ़ो अभी जो मैं बेटा एनसीईआरटी पढ़ा रही हूं तुम्हें। पहले स्केलेटल मसल के बारे में एनसीईआरटी ने क्या दिया हुआ है जो कल हमने पढ़ा था, स्केलेटल टिश्यू इज क्लोजली अटैच्ड टू स्केलेटल बोन्स। ये वाली चीज बेटा हम पढ़ चुके हैं कि वो बोन्स के क्लोज एसोसिएशन में होती है। इन अ टिपिकल मसल सच एज बाइसेप, striated और skeletal muscle fibers are bundled together in a parallel fashion। बोला बाइसेप में जैसे आप पढ़ते हो skeletal muscles को, तो इनकी मसल फाइबर्स बंडल में प्रेजेंट होती है और पैरेलली प्रेजेंट होती है। A sheath of tough connective tissue encloses several bundles of muscle fiber. You learn more about this in chapter 20 हटा दो, you will learn more about this in locomotion and movement। एक कनेक्टिव टिश्यू होती है जो हम पढ़ चुके हैं, जो आज हम रिवाइज कर चुके हैं, इनको एनक्लोज कर रही होती है। स्मूथ मसल फाइबर टेपर एट बोथ द एंड्स, जिसकी वजह से हम इसे फ्यूजिफॉर्म भी बोलते हैं बेटा, स्पिंडल शेप या फ्यूजिफॉर्म। एंड दे डू नॉट शो स्ट्राइएशंस, इनमें कोई स्ट्राइएशंस नहीं होती। सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर एंड दे आर बंडल्ड टुगेदर इन अ कनेक्टिव टिश्यू शीथ। बेटा सेल जंक्शंस होल्ड देम टुगेदर, कौन से जंक्शंस थे, जंक्शंस लाइक अडहेरिंग जंक्शंस, एंड इनमें गैप जंक्शंस भी होती है, ये मैंने कल लिखवाया था। अडहेरिंग जंक्शंस जैसे जंक्शंस जो इनको होल्ड कर रहे हैं, एंड दे ऑल्सो हैव बेटा गैप जंक्शंस। और कनेक्टिव टिश्यू की शीथ तो बेटा यहां पे भी है जो आपके मसल फाइबर्स को एनक्लोज करेगी, ठीक है। स्मूथ मसल्स, अब देखना बेटा जो क्वेश्चन दिया था, द वॉल ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स लाइक ब्लड वेजल्स दिया है, ब्लड वेजल, स्टमक स्टमक, intestine intestine contain this type of muscle tissue, contain dash type of muscle tissue, smooth muscles involuntary and their functions cannot be directly controlled। आपने सोचा और कंट्रोल कर दिया नहीं, we are usually not able to make it contract merely by thinking about it as we do as case of skeletal muscles। सिर्फ सोचा और कॉन्ट्रैक्ट कर दिया, ऐसा इसके साथ में नहीं हो सकता। इस लाइन से ये वाला क्वेश्चन बना था जिसका आंसर आप में से बहुत सारे बच्चों ने गलत दिया, ठीक है। आगे बेटा आगे, कार्डियक मसल फाइबर, बेटा आखिरी क्वेश्चन है, क्या आप लोग बेटा प्लीज इस लास्ट क्वेश्चन में पार्टिसिपेट करो। फिर हम कैसे क्वेश्चन बेटा अरेंज करके लेके आएंगे वो हम डिसाइड कर लेंगे, पहले लेके आना है बाद में लेके आना है, बाद की बात है। लेकिन आज आप पढ़ रहे हो तो प्लीज लास्ट क्वेश्चन आप लोग प्लीज अच्छा आंसर दो, पोल कराऊंगी, आप प्लीज अच्छे से आंसर दो, फिर हम न्यूरल टिश्यू फटाफट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तरुण बेटा कल की क्लास आपने अटेंड नहीं करी, ठीक है। सो लास्ट क्वेश्चन है, प्लीज 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 इसे फुल अटेंशन के साथ में करो, फिर हम न्यूरल टिश्यू नया टॉपिक बेटा, फाइनली नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं, बट इसमें कोई शगुन मत करना बेटा प्लीज। बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं बिल्कुल एनसीईआरटी से ही आपके सामने क्वेश्चन बना रही हूं बेटा, बिल्कुल एनसीईआरटी से ही क्वेश्चन बने हुए हैं, आपके सामने है, ठीक है। चलो कार्डियक मसल के बारे में पहले आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो, मैं 45 सेकंड आपको दे रही हूं, हालांकि इतने सेकंड्स लगने नहीं चाहिए, फिर हम एनसीईआरटी की रीडिंग आपको दिखा देंगे, ठीक है। यस, ये असर्शन और रीजन है। पहले तो आपको असर्शन और रीजन में ये पता करना है कि असर्शन यानी कि जो पहला स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट दिया हुआ है या इनकरेक्ट दिया हुआ है। फिर आपको ये पता करना है कि जो उसका दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है वो करेक्ट दिया हुआ है या इनकरेक्ट दिया हुआ है। और फिर बेटा आपको ये पता करना है कि इनकेस अगर दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है तो आपको ये पता लगाना है कि जो रीजन दिया हुआ है बच्चों वो इस पहले स्टेटमेंट को करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है या वो उसको करेक्ट तरीके से एक्सप्लेन नहीं कर रहा। जो ऑप्शन में दिया होता है कि दोनों सही तो हैं, लेकिन क्या सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट वाले की सही एक्सप्लेनेशन है या सही एक्सप्लेनेशन नहीं है।
चलो देखते हैं कितने सारे बच्चे इस असर्शन रीजन को खुद से सही कर सकते हैं। मैं एक बार ही पढ़ूं, कार्डियक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एज ए यूनिट एट फ्यूजन पॉइंट ऑफ कार्डियक मसल फाइबर इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। चलो देखते हैं। ओ माय गॉड, चलो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था लेकिन उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया, ठीक है, उसमें आपने अच्छा परफॉर्म किया। फिर भी ये 14% भारतीय कहां से आए हैं? 14% भारतीय कहां से आए हैं? अंकित, यश, तनय, अभिषेक, आतिफ, स्वस्तिक, हमजा, अखिलेश, माही एंड केशव शर्मा। बहुत सही बेटा, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। बधाई हो बेटा, आपको कुछ हासिल नहीं होगा सिर्फ आशीर्वाद के अलावा। कार्डियक, जो कि बहुत बड़ी बात है बेटा, कार्डियक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, ये दिया हुआ है। मैम ये कैसे सही स्टेटमेंट है, अभी दिखाती हूं आपको। एट द फ्यूजन पॉइंट ऑफ कार्डियक मसल फाइबर इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट, ये भी सही बात है मैम। ये कहां दिया हुआ है, एक बार ही देख लो। कार्डियक मसल टिश्यू इज अ कॉन्ट्रैक्टाइल टिश्यू प्रेजेंट ओनली इन द हार्ट। एक बच्चे का डाउट था कि मैम कार्डियक मसल फाइबर और भी कहीं पे होती है क्या? एब्सोल्युटली बेटा, सिर्फ हार्ट में होती है और कहीं नहीं होती है। सिर्फ हार्ट में होती है, सिर्फ हार्ट में होती है और कहीं नहीं होती है, ठीक है, तभी तो कार्डियक मसल फाइबर है। सेल जंक्शंस फ्यूज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ कार्डियक मसल सेल। सेल जंक्शंस की मदद से आप you make them stick together and you also help in communication. कैसे? Stick them together with the help of बेटा adhering junctions, with the help of cell junctions. आपने दो मसल फाइबर के बीच में वो इंटरकैलेटेड डिस्क लाया था। कम्युनिकेशन जंक्शंस, इंटरकैलेटेड डिस्क ब्रैकेट में लिखा हुआ है। हालांकि इंटरकैलेटेड डिस्क लाइक जो स्ट्रक्चर है उसमें कम्युनिकेटिंग जंक्शंस भी होती है, उसमें बेटा क्या होती है, एडहेरिंग जंक्शंस भी होती है। एट सम फ्यूजन पॉइंट अलाउ द सेल टू कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट। बोला यही जो मैम फ्यूजन पॉइंट पे इंटरकैलेटेड डिस्क आप बोल रहे हो ना, यही जो मैम आप फ्यूजन पॉइंट पे इंटरकैलेटेड डिस्क बोल रहे हो ना, यही तो मैम इसको अलाउ करती है कि वो एक यूनिट के जैसा कॉन्ट्रैक्ट करे। एक को सिग्नल मिले एक मसल फाइबर को, तो वो जितने से भी कम्युनिकेट कर रही है उन सब में इंफॉर्मेशन पास हो और वो एक यूनिट की तरह कॉन्ट्रैक्ट करे, और जब रिलैक्स हो तो एक साथ रिलैक्स हो जाए। When one cell receives the signal to contract, its neighboring cells are also stimulated to contract. जब एक के पास सिग्नल गया तो दूसरे के पास भी गया, क्योंकि इंटरकैलेटेड डिस्क है। अब बेटा ये बात तो आप लोगों को समझ में आ रही है ना, आपको ये बात तो समझ में आ रही है ना, कार्डियक मसल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट, ये तो दिया हुआ है, एक यूनिट की तरह काम करते हैं, मिल के काम करते हैं, क्योंकि कल मैंने आपको दिखाया था दोनों कम्युनिकेट कर रहे हैं। आपने जंक्शंस पढ़े भी हुए ऑलरेडी बेटा, गैप जंक्शंस। और फिर रीजन आपको पता करना है वो सही एक्सप्लेनेशन है या नहीं। तो मैं आपको एक ट्रिक बताती हूं, आप असर्शन के आगे हमेशा बिकॉज लगा दिया करो। अगर आप असर्शन के आगे बिकॉज लगा के दूसरी स्टेटमेंट रीड करोगे और दूसरी स्टेटमेंट बिकॉज रीड करने के बाद आपको वैलिड लग रही है, तो आप कहोगे कि वैलिड मतलब सही लग रही है। आपको लग रहा है कि इसके आगे बिकॉज लगा के जब मैं ये वाला लाइन रीड कर रहा हूं ना, तो ये मेरे को सही लग रहा है, तो आंसर हमेशा होता है रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। और अगर आपको लग रहा है मैंने यहाँ पे बिकॉज लगा के इसे रीड किया पर ये सही नहीं तालमेल बैठ रहा मैम, इन दोनों स्टेटमेंट अपने आप में सही है बट इन दोनों का कोई तालमेल नहीं है, तो आंसर होता है रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है। एट फ्यूजन पॉइंट ऑफ कार्डियक मसल फाइबर इंटरकैलेटेड डिस्क आर प्रेजेंट। Cardiac muscle fiber contract as a unit because at the fusion point of cardiac muscle fiber intercalated disc are present. क्योंकि फ्यूजन पॉइंट पे इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, इसीलिए तो वो एक यूनिट के जैसे कॉन्ट्रैक्ट करती है बच्चों, तभी तो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन। आपको मेरी बात समझ में आ गई? बस बिकॉज लगा दो, आप सॉर्टेड हो गए बेटा, आपको कभी गलती नहीं होगा। ये मैम दे कॉन्ट्रैक्ट एज अ यूनिट बिकॉज बेटा फ्यूजन पॉइंट पे इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं, सो रीजन इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। जल्दी से बेटा एक थम्स अप लगा दो, वी आर डन, हमें बेटा मिल चुके हैं फुल मार्क्स। और अब हम बेटा बढ़ते हुए चलेंगे, इन स्लाइड्स की तो हमें जरूरत नहीं है, हम तो बेटा कल पढ़ चुके हैं, डायग्राम भी मैं आपको दिखा चुकी हूँ बेटा। एक बार और देखना चाहो तो देख सकते हो, ये आपकी बेटा स्केलेटल मसल फाइबर अनब्रांच्ड है, पेरिफेरल न्यूक्लियाई है, प्रोमिनेंट स्ट्राइएशंस है, सिलिंड्रिकल है,
फ्यूजी फॉर्म बेटा आपकी स्मूथ मसल्स है, न्यूक्लियस सेंटर पे है, कोई स्ट्राइएशंस नहीं है। कार्डियक मसल फाइबर में भी स्ट्राइएशंस है। ये इंटरकैलेटेड डिस्क है बेटा, इसे ध्यान देना, एनसीईआरटी के डायग्राम से बेटा क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। और बेटा ये ब्रांच्ड भी होती है, सिलिंड्रिकल भी है, ब्रांच्ड भी है। दुख दर्द समस्या तो नहीं है बेटा कोई, ठीक है। चलिए अगला टॉपिक बेटा शुरू करते हैं, न्यूरल टिश्यू। मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट करूंगी बेटा, देखो करना पड़ रहा है, मजबूरी है, हालांकि टीचर को रिक्वेस्ट पता नहीं करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, बट ठीक है कोई बात नहीं। तो आपकी क्लास में मैं दूसरी क्लास लेने के लिए आई हूं, तो अगर मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज पढ़ते जाइए, ठीक है। आप बेटा एक तरीके से पढ़े हुए हैं, हालांकि अगर आपने मेरे से एक्चुअल क्लासेस की हुई तो आपको पता होगा कि मेरे पढ़ाने का स्टाइल क्या है, मैं पढ़ाती कैसे हूं। तो ये जो आप लोग कभी बोल रहे हैं क्वेश्चन कराओ, कभी बोल रहे हो क्वेश्चन मत कराओ, कभी बोल रहे हो एनसीईआरटी कराओ, कभी बोल रहे हो एनसीईआरटी मत कराओ, कभी बोल रहे हो फास्ट पढ़ाओ, कभी बोल रहे हो स्लो पढ़ाओ, बेटा आपको पढ़ाई करनी है, आपको ज्ञान लेना है। तो आप कोशिश कीजिए कि आप बेटा ज्ञान लीजिए, और ज्ञान लेंगे तो बेटा आप सही में बहुत आगे जाएंगे बेटा। गिव योर सेल्फ टाइम, गिव द बेस्ट टाइम, एंड बेटा प्लीज से पढ़ाई करो यार, ये सारी चीजें मत करो यार, ये सारी चीजें अच्छी नहीं लगती है यार, आप जो ये कर रहे हो, प्लीज पढ़ाई करो, ठीक है ना। स्लो फास्ट ये मेरे ऊपर है, मैं सही, मेरा आज तक का रिकॉर्ड रहा है फिजिक्स वाला में कि मैंने कभी कोई चीज को ना जल्दी कंप्लीट कराया ना डिलेड कंप्लीट कराया, हर चीज मेरी टाइम पे कंप्लीट होती है। तो आप भाई बस पढ़ाई करो यार, बस पढ़ाई करो, सच्चे मन से पढ़ाई करो, दिल से पढ़ाई करो। चलो आओ बेटा न्यूरल टिश्यू में, आओ भैया न्यूरल टिश्यू में। बाकी जिसको बेटा ज्ञानी देव बनना है बनिए बेटा, क्या दिक्कत है। न्यूरल टिश्यू जिसे हम बेटा आखिरी हमारा एनिमल टिश्यू है, आखिरी हमारा एनिमल टिश्यू है जिसे बेटा हम नर्वस टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, जिसे हम नर्वस टिश्यू के नाम से भी जानते हैं, न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू, ठीक है। यस एवरीवन, जब मैं न्यूरल टिश्यू या नर्वस टिश्यू की बात कर रही हूं बेटा, इसकी भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज हैं, लेकिन हम इनकी प्रॉपर्टीज में जाने से पहले, और एनसीईआरटी में तो 4-5 लाइन दी हुई है इससे रिलेटेड, लेकिन बेटा हम इसके डिटेल में जाने से पहले हम सबसे पहले न्यूरल टिश्यू की बेटा क्लासिफिकेशन करेंगे इन द फॉर्म ऑफ अ फ्लो चार्ट। हम एक फ्लो चार्ट बनाएंगे और हम देखेंगे मैम न्यूरल टिश्यू के अंदर मुझे देखना है इसमें कौन कौन सी सेल्स होती है, इसके क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं बेटा, इनमें क्या क्या कंपोनेंट्स होते हैं, ठीक है। जैसे हम कनेक्टिव टिश्यू पढ़ते हैं तो हम देखते हैं ना कि उसमें मैम ग्राउंड सब्सटेंस है ना, मैट्रिक्स है, फाइबर्स हैं, सेल्स हैं। वैसे ही न्यूरल टिश्यू के बेटा कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम न्यूरल टिश्यू को देखते हैं तो मैम इसके 2 कंपोनेंट्स होते हैं जिससे न्यूरल टिश्यू बना हुआ होता है। इससे बेटा ये 2 चीजों से बना हुआ होता है न्यूरल टिश्यू। कौन कौन से 2 चीजों से बना हुआ होता है बेटा। एक कंपोनेंट इसका होता है नंबर 1 न्यूरॉन्स, और सेकंड कंपोनेंट होता है बेटा इसका क्या, सेकंड कंपोनेंट होता है इसका न्यूरोग्लियल सेल्स। यानी कि मैम हमारा जो न्यूरल टिश्यू है ये 2 पार्ट्स का बना हुआ है, 2 चीजों का बना हुआ है। एक कंपोनेंट इसमें है बेटा न्यूरॉन्स और दूसरा कंपोनेंट है बेटा इसमें न्यूरोग्लियल सेल्स। अब मैम इन दोनों की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टीज तो हम फ्लो चार्ट में ही लिख लेते हैं, बिल्कुल लिख लेते हैं बेटा। अगर आप इन दोनों सेल्स को कंपेयर करो, जो दोनों मिलके बेटा न्यूरल टिश्यू को बना रही है, नर्वस टिश्यू को बना रही है, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बॉडी के लिए। कल मैंने आपको बताया था ना, हर एक टिश्यू का एक जनरल फंक्शन होता है। जैसे एपिथेलियम के बारे में पढ़ते हो, प्रोटेक्शन करना, सिक्रीशन करना, फिल्टरेशन करना, डिफ्यूजन करना, एब्जॉर्प्शन करना। कनेक्टिव टिश्यू सपोर्ट एंड लिंकेज करना, मस्कुलर टिश्यू लोकोमोशन मूवमेंट करना। वैसे ही अगर नर्वस टिश्यू बॉडी में नहीं होता तो ना मैं ये एक्शन कर पा रही होती, ना मैं ऐसे कर पा रही होती, ना मैं बोल पा रही होती, ना तुम समझ पा रहे होते, ना तुम हाथ चला पा रहे होते, कुछ भी नहीं कर पाते। एक बेहतरीन लाइन एनसीईआरटी में दी हुई है, न्यूरॉन्स एक्सर्ट्स ग्रेटेस्ट कंट्रोल ऑफ बॉडीज रिस्पॉन्सिवनेस टुवर्ड्स स्टिमुलाई। कोई भी आपको स्टिमुलस मिलता है, कोई भी आपको स्टिमुलस मिलता है, उसके प्रति आपके बॉडी में कैसा एक्शन होना चाहिए, क्या रिस्पॉन्स होना चाहिए,
वो कंट्रोल करने वाली होती है आपकी न्यूरल टिश्यू। ये आपकी न्यूरल टिश्यू नहीं होती तो बॉडी में इतना तगड़ा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता बेटा। ये जो पूरा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन का दामोदार संभाल रखा है, ये बहुत सारी चीजों ने मिलकर संभाला है, लेकिन मेजर कंट्रोल जो है उसका नर्वस टिश्यू के पास है। पूरी बॉडी में बढ़िया कोऑर्डिनेटेड तरीके से मिलजुल के जो काम हो रहा है, मिल बांट के जो काम हो रहा है, आप जो रिस्पॉन्स शो कर रहे हो, दैट इज बिकॉज ऑफ द न्यूरल टिश्यू। और मैम इसका जो एक कंपोनेंट है न्यूरॉन, इसके बारे में तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। बचपन से पढ़ने का मतलब है बेटा जब से तुमने होश संभाला है, बायोलॉजी में न्यूरॉन का ड्राइंग तो आप लोगों ने खूब बनाया है। जब मैं बेटा न्यूरॉन्स की बात करती हूं तो पहले बेटा इसकी इज्जत में हम 2-3 बातें लिखते हैं कि मैम इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है। अरे भाई इसकी क्या प्रॉपर्टीज होती है मैम न्यूरॉन की। अरे ये क्या हो गया। अब ठीक है वो भाई, टेक्निकलिटीज में हम पुअर हैं थोड़े। न्यूरॉन्स की अगर मैं बात करूं, दिस इज बेटा स्ट्रक्चरल, सबसे पहला इसमें बेटा पॉइंट यही आएगा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। सारा जो फंक्शन आप पढ़ते हो मेजर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, जो कोऑर्डिनेशन हो रही है, जो कंट्रोल हो रही है, उसकी जिम्मेदारी इसी के पास है। तभी तो बेटा स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ न्यूरॉन है। जैसे आप किडनी का स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट पढ़ते हो, फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम। न्यूरल टिश्यू लिखो बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस टिश्यू। जैसे बेटा आप किडनी में पढ़ते हो ना कि यूरिन फॉर्मेशन किडनी कर रही है, बट किडनी में यूरिन फॉर्मेशन कौन कर रही है? किडनी में यूरिन फॉर्मेशन नेफ्रॉन्स कर रही होती है। तो नेफ्रॉन्स आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। किडनी को तो तुम बोल देते हो, बट किडनी में जो वो मिलियन ऑफ नेफ्रॉन्स हैं वो कर रही होती है एक्चुअल में फिल्टरेशन, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। वैसे ही आपके न्यूरल टिश्यू की स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होती है, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ द बॉडी, वो क्या होती है बेटा? आपकी न्यूरॉन्स। लॉन्गेस्ट बेटा, लंबी, सबसे लंबी सेल ऑफ द बॉडी। तो मैम इसका क्या काम है? ये क्यों प्रेजेंट है? अगर मैम यही काम कर रही है, यही स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है। इनफैक्ट बेटा जो आप अभी पढ़ रहे थे ना मसल्स के बारे में, कि मसल्स एक्साइटेबल होती है, मसल्स को छेड़ा तो मसल्स ने रिस्पॉन्स शो किया, मसल्स को स्टिमुलस दिया तो मसल्स ने रिस्पॉन्स दिया। आपके न्यूरॉन्स आपके न्यूरल टिश्यू का वो हिस्सा होते हैं, आपके न्यूरॉन्स आपके न्यूरल टिश्यू का वो सेल होते हैं बेटा जिनको स्टिमुलस दो तो वो रिस्पॉन्स शो करते हैं। अगर नहीं करते तो किसी काम के नहीं होते भाई। न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स, न्यूरॉन्स आर द एक्साइटेबल सेल्स। और एक्साइटेबल का तो मैम ने ऑलरेडी आपको मतलब बताया है। क्या मतलब है मैम एक्साइटेबल का? रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस, रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस। हाँ या ना मेरे प्यारे बच्चों? रिस्पॉन्स टुवर्ड्स स्टिमुलस, समझ गए बेटा? तभी तो एक्साइटेबल सेल है। श्रेयांश बेटा धन्यवाद, बिल्कुल सही। और सिर्फ रिस्पॉन्स ही नहीं करती मैम, सिर्फ एक्साइटेड होती नहीं है। बिल्कुल सही नेहा, बिल्कुल सही नेहा। सिर्फ एक्साइटेड नहीं होती, उसको आगे तक फैलाती है। जैसे कुछ लोग नहीं होते बेटा, किसी को मत बताना, तुम अपनी बेस्ट फ्रेंड को जाके बताओगे भाई देख मैं तेरे को एक बहुत सीक्रेट बात बता रहा हूं, फलाना ढिमकाना, किसी को मत बताना। और जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड होगा ना, सबसे बड़ा सपोला होगा, वो जाके बेटा फैलाएगा तुम्हारी बात, ऐसी ऐसी जगह फैलाएगा कि तुम्हें पता भी नहीं होगा। कंडक्शन भी कर दिया उसने। तुम्हारी न्यूरॉन्स के बारे में अभी मैं स्ट्रक्चर तुम्हें पढ़ाऊंगी कि न्यूरॉन्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। सेल बॉडी, डेंड्राइट्स,
एक्सॉन। वो सिर्फ एक्साइटेड नहीं होती, उसमें तो करंट जनरेट होता ही है बेटा, इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता ही है। वो कहती है मैं अपने तक क्यों रहने दूं, मैं आगे तक, अपने न्यूरॉन के आगे तक इसे पहुंचाऊंगी, मैं अपने न्यूरॉन में इसको एक्सॉन से होते हुए आगे पहुंचाऊंगी, और आगे ही नहीं पहुंचाऊंगी बल्कि उसे अगले न्यूरॉन तक भी पहुंचा सकती हूं, ट्रांसमिशन भी कर सकती हूं मैं। तो ये कंडक्शन भी करती है और ट्रांसमिशन भी करती है, दोनों में अंतर होता है बच्चों, कंडक्शन में और ट्रांसमिशन में। मैं अभी समझाऊंगी आपको। बेटा ये ड्राइंग मत बनाना अभी, ये ड्राइंग मत बनाना अभी, मैं ड्राइंग बनवाऊंगी। जैसे मैंने बोला ना, ये न्यूरॉन है, अभी मैं बनवाऊंगी ये। तो जब आपके न्यूरॉन को स्टिमुलेशन दिया जाता है, स्टिमुलस दिया जाता है, तो ये एक्साइटेड हो गई, ये एक्साइटेड हो गई। एक्साइटेशन तो है ही, सिर्फ एक्साइटेड होती नहीं है, एक्साइटेड तो हो जाती है, एक इलेक्ट्रिकल इंपल्स जनरेट होता है, जो मैं आपको बोल रही थी ना, डीपोलराइजेशन। तो वो तो पढ़ेंगे उस चैप्टर में, इस चैप्टर में नहीं है। आप इसे अभी सरल भाषा में समझने के लिए सोचो कि एक तरीके का करंट जनरेट हुआ इसमें, और उस करंट को ना बेटा वो पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से आगे कंडक्ट करती है, न्यूरॉन में आगे तक भेजती है, उसे कंडक्शन कहते हैं। उसे कहते हैं बेटा कंडक्शन, कि भैया यहां तो जनरेट कर दिया करंट, पर उसे पूरे न्यूरॉन में अंत तक उसे कंडक्ट किया उसने, और कंडक्ट ही नहीं किया, फैलाया। इसके साथ जो भी न्यूरॉन होगी अगली, उसको भी तो इंफॉर्मेशन देगी ना, चुगली जो मैं आपको बोल रही थी। जो एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन के पास इंफॉर्मेशन जाएगी, कैसे जाती है अभी बताती हूं, उसे ट्रांसमिशन कहते हैं। मैं अभी लिखूंगी, यहां पे आपके लिए लिखूंगी। तो ये कंडक्शन और ट्रांसमिशन में भी हेल्प करती है, बहुत इंपॉर्टेंट सेल्स है। एक्साइटेबिलिटी तो है ही, और कंडक्टिबिलिटी, कंडक्शन और ट्रांसमिशन ऑफ इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन को न्यूरॉन्स की भाषा में इंपल्स भी बोलते हैं बेटा। इंपल्स एग्जैक्टली क्या है, सबके लिए पेशेंस के साथ वेट करना, न्यूरल वाले चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी इसे फटाफट से लिख लें क्या प्यारे बच्चों? यस यस यस। क्या लिखें हम यहां पे बेटा? एक्साइटेबल सेल्स, आगे क्या लिखें? शो कंडक्शन, shows conduction, यानी कि पासिंग ऑफ दी, अभी मैं इसे डायग्रामेटिकली आपको दिखाऊंगी बेटा। पासिंग ऑफ दी इंपल्स मतलब होता है वो जो एक्साइटेशन थी बेटा, जो ये एक्साइटेड हो गई थी स्टिमुलस देने पर, एक्साइटेशन, पासिंग ऑफ द इंपल्स थ्रू आउट इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगी, आप बस इसे नोट डाउन कर लो। थ्रू आउट इट्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो कंडक्शन में भी हेल्प कर रही है। और बेटा आगे आप लिखोगे हेल्प्स इन ट्रांसमिशन, हेल्प्स इन ट्रांसमिशन ऑफ इंपल्स। नीचे बैठ के पूरा लिखा है मैंने अभी बेटा। मतलब ट्रांसमिशन का क्या मतलब होता है? एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन देना, इंफॉर्मेशन पास फ्रॉम वन न्यूरॉन टू अनदर। दोनों में अंतर समझ में आया बेटा? कंडक्शन और ट्रांसमिशन में इंफॉर्मेशन में बेटा डिफरेंस समझ में आया? यस यस। जल्दी बताओ। कंडक्शन का मतलब है बेटा, जो अभी मैं आपको डायग्राम से समझाऊंगी, एक ही न्यूरॉन, मेरे हाथ को न्यूरॉन समझो, एक ही न्यूरॉन में जब आपने स्टिमुलस दिया
तो वो एक्साइटेड तो हो गई। एक्साइटेड होने के बाद बेटा उसने अपने पूरे प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उस इंफॉर्मेशन को अपने पूरे न्यूरॉन में लास्ट तक उसने भेजा। तो उसने उसे कंडक्ट किया, पास किया अपने ही पूरी बॉडी में। और सिर्फ अपने अंदर ही उसने बेटा नहीं पास किया, बल्कि उसने अगले न्यूरॉन में भी उस इंफॉर्मेशन को भेज दिया। उसे बोलते हैं ट्रांसमिशन। अभी मैं डायग्रामेटिकली आपको समझाऊंगी। यहां तक किसी को कोई दुखदर्द समस्या? बात करते हैं बेटा न्यूरोग्लियल सेल्स की। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूरोग्लियल सेल्स। मैम फिर इसका क्या काम है? अगर सारा काम यही कर रही है, सपोर्टिंग सेल है, स्ट्रक्चरल फंक्शन यूनिट है, लॉन्गेस्ट सेल है, एक्साइटेबल सेल है, कंडक्शन शो करिए, इसका क्या काम है? इसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात बेटा जो आपको स्टार मार्क करके लिखनी है, इट मेक्स अप more than 50% volume of the entire neural tissue. भैया इसके काम का तो पता नहीं, बट इसका नाम बहुत है। क्या नाम है? अगर तुम इन दोनों से मिलके बोल रहे हो तुम्हारा न्यूरल टिश्यू बना है ना, तो उसमें न्यूरोग्लियल सेल तो 50% से ज्यादा है भाई। मतलब अप्रोक्सीमेटली तुम 55% बोल लो, वो न्यूरोग्लियल सेल है। और ये न्यूरॉन इतने सारे फंक्शंस करती है, बट इसका अमाउंट जो है वो कम है। न्यूरोग्लियल सेल आपके न्यूरल टिश्यू का 50% से ज्यादा हिस्सा बनाती है। मोर देन हाफ वॉल्यूम, मोर देन 50% वॉल्यूम आपकी न्यूरोग्लियल सेल है। समझ में आ रही है बेटा बात? बिल्कुल सही शिवानी, बिल्कुल सही सत्यर, बिल्कुल सही तनु, बिल्कुल सही। तो मैम इसका इतना सारा फंक्शन तो नहीं है, लेकिन अमाउंट बहुत ज्यादा है। और इसका जो फंक्शन होता है ना बेटा, इसका जो फंक्शन होता है मैम, ये क्या कर रही होती है? फंक्शन क्या होता है? फंक्शन में बेटा आप बोलते हो इट्स फंक्शन इज इट्स सपोर्ट द न्यूरॉन and also helps in पैकेजिंग ऑफ द न्यूरॉन्स। ये पैकेजिंग क्या होता है भाई? पैकेजिंग, ये पैकेजिंग क्या होती है न्यूरॉन्स की? पैकेजिंग ऑफ न्यूरॉन्स। मैम ये न्यूरॉन्स के ना सपोर्ट के लिए प्रेजेंट होती है, प्रोटेक्ट भी करती है बेटा। प्रोटेक्ट द न्यूरॉन यहां पे लिख देती हूं, प्रोटेक्ट भी कर रही होती है डेफिनेटली। मैम ये क्या पैकेजिंग कर रही होती है? भैया ये न्यूरॉन के ना बीच बीच में होती है, अभी मैं आपको बना के बताऊंगी। जब न्यूरॉन्स के ना बीच बीच के स्पेस में प्रेजेंट होती है, डायग्राम में अगले पेज में बनाऊंगी, यहां स्पेस नहीं है बेटा इसीलिए। क्या पैकेजिंग कर रही होती है बेटा? वेरी गुड भारती, वेरी गुड भारती, आपने बिल्कुल सही आंसर दिया। वेरी गुड बहारुल, वेरी गुड यार, वेरी गुड। यार ये क्या पैकेजिंग कर रही होती है? न्यूरॉन्स के अराउंड माइलिन शीट होती है कि नहीं? हो भी सकती है, नहीं भी होती। अभी मैं ड्राइंग बनाऊंगी तो आपको समझ आएगा। ये न्यूरॉन जो होता है उसके अराउंड माइलिन शीट एक होती है बेटा एक्सॉन्स में, और वो माइलिन शीट लिपिड की बनी हुई एक लेयर है। वो उसके अराउंड किसने बनाई? उस न्यूरॉन। जैसे तुम गिफ्ट लेते हो तो गिफ्ट के ऊपर पैकिंग कर देते हो ना, गिफ्ट रैप कर देते हो गिफ्ट देने से पहले, तो वैसे ही बेटा न्यूरॉन्स के ऊपर भी रैपिंग करते हो, पैकेजिंग करते हो। और वो पैकेजिंग कौन करता है? ये न्यूरोग्लियल सेल्स करते हैं। न्यूरॉन्स को प्रोटेक्ट कर रहे होते हैं बेटा, न्यूरॉन्स के बीच बीच में पूरी स्पेस में प्रेजेंट होते हैं, सपोर्ट देते हैं और पैकेजिंग करते हैं क्योंकि वो माइलिन बनाते हैं। पैकेजिंग करते हैं क्योंकि वो माइलिन शीट बनाते हैं। अब मैं ना बेटा इसके एग्जाम्पल्स लिख रही हूं, वैसे तो इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। पहले के टाइम पे जब पढ़ाया जाता था तो माइक्रोग्लियल सेल्स, मैक्रोग्लियल सेल्स, एस्ट्रोसाइट्स, एपेंडाइट, बहुत सारे बेटा नाम होते थे। आपके कोई इतना मतलब का नहीं है, आप टू दी पॉइंट पढ़ो। एनसीईआरटी में सिर्फ 2 ही बेटा आपके न्यूरोग्लियल सेल्स के नाम मेंशन्ड है, जो आगे
न्यूरल टिश्यू में आपको पढ़ने हैं श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको लिख रही हूं, इसके एग्जाम्पल्स मैं आपको बता रही हूं बेटा, एग्जाम्पल्स ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स। 2 एग्जाम्पल्स मेनली आपको लिखने हैं, फिर मैं वो माइलिन शीथ वाला पॉइंट लिखवाऊंगी आपको। एक है बेटा श्वान सेल्स, और दिखाऊंगी बेबी डायग्राम में माइलिन शीथ होती क्या है, और एक होती है बेटा ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और भी बहुत सारे हैं, बट आपने सिर्फ इन्हीं दोनों के बारे में पढ़ना है। हाँ, जस्मीन नाम था ना, हाँ, फैगोसाइटोसिस बिल्कुल करते हैं, बट बेटा वो सेल्स आपके एनसीईआरटी में दिए नहीं हुए ना, जैसे एस्ट्रोसाइट्स नाम आप बता रहे हो, है ना, वही मैं बोल रही हूँ, सिर्फ 2 ही सेल्स के बारे में पढ़ना है, श्वान सेल्स और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। माइलिन शीथ रिपीट करो, मैं माइलिन शीथ अभी पढ़ाऊंगी बेटा, मैंने माइलिन शीथ अभी पढ़ाया नहीं है बेटा, थोड़ा टाइम दो। टॉपिक की जो गहराई होती है ना, टॉपिक की जो फील होती है ना, वो थोड़ा समय के साथ आती है। मैं एक ही बोर्ड है, एक ही इंसान हूं, एक ही बारे में सारा कैसे बताऊं। अगले पेज में हम ड्राइंग बनाएंगे अभी न्यूरॉन की, फिर उसमें हम ट्रांसमिशन समझेंगे, कंडक्शन समझेंगे। फाइनल नेल इन द कॉफिन डालने का मुझे मौका तो दो, है ना। तो लास्ट में डायग्राम बनाएंगे और फिर आपको ये सारी चीजें डायग्राम से रिलेट करेगी कि माइलिन शीथ कहां पे प्रेजेंट है, मैम ने एक्सॉन, साइटोन, डेंड्राइट ये सब क्या बोला, ये अभी पढ़ेंगे। श्वान सेल एंड ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बेटा ये बनाती है, फॉर्म्स माइलिन शीथ, forms myelin sheath in peripheral nervous system। जो मैं आपको बोल रही थी ना, नर्वस सिस्टम के 2 हिस्से होते हैं, जो हम एकदम लास्ट में नोट डाल के लिखेंगे, पीएनएस बोलते हैं जिसे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स फॉर्म्स माइलिन शीथ। दोनों माइलिन शीथ बनाती है बेटा, दोनों न्यूरॉन्स के लिए माइलिन शीथ बनाने का काम करती है। क्या होती है माइलिन शीथ अभी समझाऊंगी। फॉर्म्स माइलिन शीथ इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बस अंतर यह है बेटा कि एक ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाया और एक ने बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में माइलिन शीथ बनाया, न्यूरॉन्स के लिए बनाया। न्यूरॉन्स की जो ये एक्सॉन होती है ना बेटा, एक्सॉन आप पढ़ते हो ना, एक सेल बॉडी होती है एक एक्सॉन, तो एक्सॉन के ऊपर ऐसे ना पैकिंग होती है, माइलिन शीथ का कवर होता है, माइलिन शीथ का कवर होता है, माइलिन शीथ का कवर होता है। तो अगर न्यूरॉन आपकी सेंट्रल नर्वस सिस्टम की है तो उसमें वो कवर कौन बना रहा है बेटा, ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। और अगर न्यूरॉन आपकी बेटा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की है तो उसके अराउंड बेटा माइलिन शीथ किसने बनाया, उसके अराउंड माइलिन शीथ बनाया आपकी श्वान सेल ने। दोनों ने माइलिन बनाया, एक ने सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए बनाया न्यूरॉन्स के लिए, और एक ने पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के लिए बनाया। यहां तक बेटा आप लोग को अगर क्लियर हो गया तो एक थम्स अप दे दो। हम न्यूरल टिश्यू का जो लास्ट पार्ट है वो है स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन क्यों पढ़ना यहां पे जरूरी है, एनसीईआरटी ने तो छोटा सा डायग्राम दिया है बेटा, अधूरा टॉपिक तो नहीं पढ़ सकते ना। जब न्यूरॉन दिया हुआ है तो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर आपको बनाना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, और यहीं पे समझोगे तो न्यूरल कंट्रोल वाले चैप्टर में आपको बहुत आसानी होगी बेटा आगे के टॉपिक समझने के लिए। यस, कशिश कह रही है कि बस अब कल पढ़ेंगे, तो बेटा आप बिल्कुल कल पढ़ सकते हैं, आप बिल्कुल जा सकते हैं। धन्यवाद, आपने बेटा मेरी क्लास में आके बहुत 4 चांद लगाए बहुत सारे बच्चों ने। लेकिन पानी, एक गर्म पानी। लेकिन बेटा जब तक क्लास का टाइम है तब तक तो हम पढ़ेंगे ना बेटा, है ना, तब तक तो हम पढ़ेंगे। चलिए, इसकी ना मैं क्या बोल सकती हूँ, अब आपको छुट्टी चाहिए किसी को तो आप छुट्टी बिल्कुल बेटा ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है ना। हेडिंग डालेंगे बेटा क्या, न्यूरॉन। पहले तो बेटा न्यूरॉन हेडिंग डालो और न्यूरॉन का डायग्राम बनाओ, फिर इसके रिलेटेड मैं पॉइंट्स बताती जाऊंगी। तो बेटा जो डायग्राम बनाएंगे ना वो ऐसे बेटा हम टेढ़ा करके बनाएंगे। जितने भी पॉइंट्स हमने लिखे हैं वो सारे पॉइंट्स बेटा हम क्या करेंगे, समझेंगे इसी डायग्राम से, ठीक है। इसी डायग्राम से हम समझेंगे कंडक्शन वाला पॉइंट, ट्रांसमिशन वाला पॉइंट और माइलिन शीथ वाला पॉइंट, ठीक है। यस, चलो। तो न्यूरॉन के ना बेटा बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं। डायग्राम ऐसे बनाएंगे, ये मैंने इसीलिए बताया कि अगर आपके पास हाफ पेज का भी स्पेस है ना तो आप बना सकते हो। लेफ्ट और राइट हमें लेबलिंग करनी है।
लेफ्ट और राइट बेटा हमें लेबलिंग करनी है, ठीक है। यस, वाई गर्म पानी बेटा, क्योंकि मेरा गला हमेशा बहुत ज्यादा, बिकॉज ऑफ द क्लासेस, सो मेनी, आई हैव ऑलवेज थ्रोट प्रॉब्लम, तो इसलिए मेरे को गर्म पानी पीना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि मेरा थ्रोट बहुत दुखता है। फ्यूचर में मेरे लैरिंग्स खराब ना हो जाए बेटा आगे जाके। चलो, न्यूरॉन की मैं बात कर रही हूं, तो न्यूरॉन हैज 3 पार्ट्स। सेल बॉडी, जिसे आप सोमा, साइटोन या पेरिकैरियन भी बोलते हैं, या पेरिकैरियन भी बोलते हैं। नंबर 2, ये नंबर 1 है। नंबर 2 एक्सॉन, एंड नंबर 3 डेंड्राइट्स। क्या हो गया, रख दीजिए ना भैया, रख दीजिए। नंबर 3 डेंड्राइट्स, ये एक्सॉन के 3 पार्ट्स हैं, ठीक है। यस, अब बेटा हम एक्सॉन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहे हैं, तो मैं अगले पेज में स्ट्रक्चर बनाऊंगी क्योंकि मुझे ना थोड़ा ज्यादा स्पेस चाहिए, ठीक है। चलो बनाते हैं बेटा न्यूरॉन का एक अच्छा सा, बेहतरीन सा, सुंदर सा डायग्राम, जिसमें आपके सारे पॉइंट्स कवर हो जाए। पेंसिल से बनाना, कभी मिटाना पड़ जाए तो आपको ऐसा ना लगे कि मिटाना पड़ गया। हालांकि ये डायग्राम बेटा हमने कितनी बार बनाया होगा, आप सोचो, अगर आप ध्यान दो तो बचपन से आपने ये वाला डायग्राम कितनी बार बनाया है, कितनी बार, है ना। देखो, हमने 3 पार्ट्स बोले बेटा न्यूरॉन के। ये जो आपने पार्ट देखा ना बेटा न्यूरॉन का, जिसमें सेंटर पे इतना बड़ा न्यूक्लियस आपको दिख रहा है, और न्यूक्लियस के चारों ओर आपको खूब सारा साइटोप्लाज्म दिखेगा, और बहुत सारी सेल ऑर्गेनेलीज दिखेंगी आपको, बहुत सारी अदर सेल ऑर्गेनेलीज भी आपको दिखेंगी। इस वाले हिस्से को, न्यूरॉन के सबसे पहला जो हिस्सा, इसे बोला जाता है बेटा न्यूरॉन का सेल बॉडी, साइटोन, सोमा या पेरिकैरियन, ठीक है। ये वाला जो हिस्सा है इसे बोला जाता है सेल बॉडी। सेल बॉडी को ही बेटा साइटोन भी बोल सकते हैं, सोमा भी बोल सकते हैं। पेरिकैरियन नाम कहां से आया पता है बेटा, पेरिकैरियन, ये नाम कहां से आया। अगर आप देखोगे ना बेटा, अगर आप ये देखोगे तो आपको पता चलेगा, सेंटर पे न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के चारों ओर जो है साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस के चारों ओर साइटोप्लाज्म है। पेरी मतलब अराउंड, कैरियो मतलब न्यूक्लियस, कैरियो न्यूक्लियस, अराउंड न्यूक्लियस साइटोप्लाज्म भरा पड़ा है, सेल ऑर्गेनेलीज भरी पड़ी है ना। पेरी अराउंड, कैरियन नाम आया है न्यूक्लियस। नाम का सिग्निफिकेंस समझ में आया। अराउंड न्यूक्लियस मेनली साइटोप्लाज्म आप बोलते हो, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट। इस न्यूरॉन का जो न्यूक्लियस के अराउंड साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होता है, इसकी वजह से बेटा इसे क्या बोला गया, पेरिकैरियन। ये बात आप लोगों को समझ में आई। यस एवरीबॉडी, पेरिफेरल साइटोप्लाज्म, यस एवरीबॉडी। ये कलर आपको नजर, अच्छा अभी देखो, सेल बॉडी से अगर आप देखोगे ना बेटा, अगर जैसे सिंपल कोई सेल होती, ये सेल है, सेल का न्यूक्लियस है और सेल का ये साइटोप्लाज्म है, ये नॉर्मल एक सेल है। अगर मैं इसे सेल बॉडी बनाती हूँ ना बेटा, तो सेल बॉडी में क्या होता है, जो आपने ये लिखा हुआ है ना पेरिकैरियन, सेल बॉडी, साइटोन,
जब आप इसको देखते हो ना बेटा ध्यान से, तो आपको नजर आएगा कि इसके साइटोप्लाज्म से छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस निकली हुई है, छोटी छोटी, देखो इसको मिटाओ, और छोटी छोटी ऐसी ब्रांचेस निकली हुई है इसके साइटोप्लाज्म से। क्या निकला हुआ है बेटा? ऐसे छोटी छोटी ब्रांचेस। क्या निकला हुआ है? ऐसी छोटी छोटी ब्रांचेस, स्मॉल साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। यस, मेरी बात समझ रहे हो? क्या बोला बेटा मैंने कहा कि यार इस सेल बॉडी से निकली हुई है इसकी साइटोप्लाज्म की छोटी छोटी टहनियां, छोटी छोटी टहनियां। एक बड़ी टहनी भी है, लेकिन ज्यादातर ऐसी आपको छोटी टहनियां दिख रही है। छोटी छोटी टहनियां, छोटी छोटी ब्रांचेस। एक बड़ी ब्रांच भी है भाई, सेल बॉडी से निकली हुई एक बड़ी सी ब्रांच भी है, सेल बॉडी से निकली हुई एक बड़ी टहनी भी है, बट मैम छोटी छोटी ब्रांचेस भी है। जो सेल बॉडी से निकली हुई छोटी छोटी टहनियां होती है ना बेटा, छोटी छोटी ब्रांचेस जो होती हैं, वो न्यूरॉन का आप दूसरा हिस्सा कह सकते हो। दिस पार्ट इज नोन एज बेटा डेंड्राइट्स। नंबर 2, नंबरिंग आप किसी को भी नंबर 1 नंबर 2 कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दीज आर दी स्मॉल साइटोप्लाज्मिक branches, small cytoplasmic branches from cell body, small cytoplasmic extensions from cell body. But there is also a long cytoplasmic extension from the cell body. बट मैम सेल बॉडी का एक लंबा साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन भी होता है। बेटा देखो, एक्सॉन और डेंड्राइट में ये भी तो एक बहुत बड़ा अंतर है कि एक्सॉन भी सेल बॉडी की ही ब्रांच है, डेंड्राइट भी मैम सेल बॉडी की ही ब्रांच है। बट मैम एक्सॉन जो ब्रांच होती है वो लंबी एक्सटेंशन होती है। सो दिस इज कॉल्ड एज बेटा एक्सॉन। नंबर 3 क्या कह सकते हो? एक्सॉन। क्या कहोगे इसके लिए? लॉन्गेस्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन, लॉन्गेस्ट साइटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन। बहुत छोटी छोटी बारीकियां होती है बेटा, जो आप ध्यान में रख सकते हो। ठीक है जी, एक्सॉन लिख लिया, डेंड्राइट लिख लिया, सेल बॉडी साइटोन लिख लिया, पेरिकैरियन भी जिसे बोलते हैं। यस एवरीबॉडी, दुख दर्द समस्या तो नहीं? ठीक है, न्यूक्लियस की भी बेटा लेबलिंग कर लेते हैं। ये क्या है? ये क्या है? इसे न्यूक्लियस बोला प्यारे बच्चों, हाँ या ना? ठीक है, अब बेटा एक एक चीज मुझे बताओ। हाँ निशा बेटा, प्रोटोप्लाज्म बोल लो या साइटोप्लाज्म बोल लो। अब जैसे आप एक्सॉन के अंदर जो बेटा ये साइटोप्लाज्म भरा है, उसके लिए फिर आप अलग नाम दे देते हो, है तो उसी का साइटोप्लाज्म, बट उसके लिए अलग नाम बोल देते हो। बेटा एक सेकंड, मुझे आप लोग एक चीज बताना। जैसे आप नॉर्मली बोलते हो प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसी सेल की मेम्ब्रेन के लिए आपने बोला प्लाज्मा मेम्ब्रेन। जब मैं आपको मसल्स को डिटेल में पढ़ाऊंगी लोकोमोशन में, तो मैं आपको बताऊंगी मसल फाइबर, जो आपने मसल की सेल पढ़ी, उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए एक अलग नाम हो जाता है, सार्कोलेमा। समझ रहे हो? आपने प्लाज्मा लेमा भी कई बार नाम सुना होगा। तो है तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही, बट क्योंकि किसी और जगह के, मतलब अलग अलग जगह के जो अलग अलग पार्ट्स के जो बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होते हैं, उनका अलग अलग नाम होता है। जब वही प्लाज्मा मेम्ब्रेन मसल सेल के लिए बोल रहे हो, मसल फाइबर के लिए बोल रहे हो, उसे सार्कोलेमा बोल देते हैं, कहीं पे प्लाज्मा लेमा बोल देते हो। वैसे ही बेटा अगर मैं पूछूं एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए स्पेसिफिकली क्या नाम दोगे, एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन के लिए अगर तुम्हें नाम पूछा जाए तो क्या नाम दोगे? तो बेटा एक्सॉन की प्लाज्मा मेम्ब्रेन को नाम देते हो एक्सोलेमा। सिंपल है बेटा, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन। इसमें कोई लोड, इसमें कोई दुख दर्द समस्या, कोई दुख दर्द समस्या तो नहीं? वैसे ही जैसे एक बच्चा बोल रहा था प्रोटोप्लाज्म,
प्रोटोप्लाज्म बोलो, साइटोप्लाज्म बोलो, वैसे ही एक्सॉन के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है, जैसे अभी मैं आपको बेटा मसल पढ़ाऊंगी जब डिटेल में आगे, अभी हमने नहीं पढ़ा है, मसल्स की भी साइटोप्लाज्म होती है अंदर, मसल के सेल की, उसके साइटोप्लाज्म को बोलते हैं सार्कोप्लाज्म। कुछ अलग चिड़िया का नाम थोड़ी है, उसका मतलब है साइटोप्लाज्म ऑफ मसल फाइबर, मसल सेल। वैसे ही एक्सॉन के अंदर भी मैम साइटोप्लाज्म भरा होता है। ये सारी चीजें आगे बेटा काम में आएंगी। उसके अंदर भी साइटोप्लाज्म है मैम, जैसे उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन को इज्जत देने के लिए एक्सोलेमा बोल दिया, वैसे ही उसके अंदर की साइटोप्लाज्म का नाम रखने के लिए तुमने बेटा क्या नाम रख दिया मैम, इसके अंदर के साइटोप्लाज्म का एक्सोप्लाज्म नाम लिख दिया बेटा। कोई समस्या यहां तक? दी साइटोप्लाज्म ऑफ बेटा एक्सॉन, साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन, एक है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑफ एक्सॉन, एक है साइटोप्लाज्म ऑफ एक्सॉन। यस यस प्यारे प्यारे जग से न्यारे बच्चों, यस मैम। ये एक्सॉन जो होती है एंड में जाके, मेरे हाथ को एक बारी देखना प्यारे बच्चों, अटेंशन एवरीबॉडी फॉर लास्ट 5-7 मिनट्स बेटा। और जिसको छुट्टी लेनी है बेटा मोस्ट वेलकम, आप छुट्टी लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। जिसको पढ़ाई करनी है बिल्कुल मोस्ट वेलकम, आप पढ़ाई कीजिए। ये जो बेटा एक्सॉन है, मेरे हाथ को इमेजिन करो, यहां इमेजिन करो सेल बॉडी है, और ये इमेजिन करो इसकी एक्सॉन है। एक्सॉन आगे जाके ऐसे ब्रांच हो जाती है, टूट जाती है ऐसे ब्रांचेस में, जैसे यहां पे टूट गई, एंड हो जाता है एक्सॉन का, अंत हो जाता है एक्सॉन का, एक्सॉन की हो जाती है समाप्ति। एक्सॉन जो एंड करता है बेटा, एंड पॉइंट को बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल। एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल एंड ब्रांचिंग ऑफ, एंड ब्रांचिंग ऑफ एक्सॉन। एक्सॉन में ये जो लास्ट ब्रांचिंग हुई बेटा, उसे बोला जाता है एक्सॉन टर्मिनल। क्या बोला मेरे प्यारे बच्चों? एक्सॉन टर्मिनल, एक्सॉन टर्मिनल। ठीक है, वेरी गुड। किसी बच्चे ने, कमल नाम है या क्या नाम है, उसने इसका एक दूसरा नाम भी बताया, जो हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे, यहां पे तो नहीं दिया होता। इसी एक्सॉन टर्मिनल को टीलोडेंड्राइट भी बोलते हैं, एक्सॉन टर्मिनल को टीलोडेंड्राइट भी बोलते हैं, बट ये अतिरिक्त ज्ञान है, ये आपकी एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ, ये है आपका अतिरिक्त ज्ञान। आपने नाम बोला तो मैंने बता दिया। और जो एक्सॉन टर्मिनल आपको दिख रहा है ना बेटा, इसमें आपको बल्ब जैसे स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जैसे मान लो ये पेन का पेन एक्सॉन है, जब ये एंड हो रहा है ना बेटा, एंड, तो यहाँ पे एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर बन गया, यहाँ एक बल्ब जैसा स्ट्रक्चर, ऐसा लग रहा है गांठें बन गई हो कुछ, ऐसा लग रहा है कुछ गांठें बन गई है, ये गांठें बन गई है मैम। एक्सॉन जो एंड हो रहा है ना मैम, तो यहाँ पे कुछ गांठें बन गई है। ये गांठें जो बनी है बेटा, इन्हें बोला जाता है, इन्हें बोला जाता है बच्चों साइनेप्टिक नॉब। ये साइनेप्टिक नॉब कहलाती हैं, ये कहलाती है साइनेप्टिक नॉब। ये जो गांठें, ये जो बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स है, बल्ब लाइक स्ट्रक्चर्स, एक्सॉन टर्मिनल पे जो ये बल्ब लाइक स्ट्रक्चर दिखे, इन्हें साइनेप्टिक ही क्यों बोला? इनका नाम तो कुछ और भी हो सकता था मैम, इन्हें साइनेप्टिक वर्ड से ही क्यों इंडिकेट किया? क्योंकि एक न्यूरॉन अगले न्यूरॉन के साथ में बेटा इंफॉर्मेशन बेटा पास करनी है ना, ट्रांसमिशन जो मैं बोल रही हूं, इस न्यूरॉन के आगे एक और न्यूरॉन होगा वैसे बेटा, ऐसे है ना, ये दूसरे न्यूरॉन की ऐसे करके डेंड्राइट होगी बेटा, और ये उसकी सेल बॉडी होगी, ये दूसरा न्यूरॉन है। तो एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन को इंफॉर्मेशन भी तो पास करेगा ना, ट्रांसमिशन करेगा, तो दोनों के बीच में बेटा एक जंक्शन बनता है, उसे साइनैप्स बोलते हैं। क्या बनता है दोनों के बीच में? साइनैप्स। इसकी भी कहानियां आगे के चैप्टर्स में है, इसीलिए इसका नाम साइनेप्टिक नॉब रखते हैं बेटा, इसीलिए इसका नाम साइनेप्टिक नॉब रखते हैं। यस एवरीबॉडी। मैम इसके अंदर की कहानी भी थोड़ी सी बताई दो जाते जाते। ये साइनेप्टिक नॉब इतने इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन बल्ब के अंदर अगर तुम खोल के इनको बेटा, इनको फाड़ के देखो,
तो इनके अंदर मैम बेहद इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। इन्हें बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। ये जो मैंने पिंक कलर से बनाया ना बेटा, इन्हें बोला जाता है साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या बोला जाता है? साइनेप्टिक वेसिकल्स। क्या है मैम ये साइनेप्टिक वेसिकल्स? ये मैम ऐसे बैग हैं, थैले जैसे हैं, ऐसे थैले हैं जिनके अंदर बेटा भरा हुआ है इंफॉर्मेशन। जब बेटा तुम्हें एक इंफॉर्मेशन को दूसरी जगह भेजना होता है तो तुम कैसे भेजते हो? जैसे तुम्हें मेरे को भेजना है तो तुम इतनी चैटें करते हो। हालांकि मुझे उम्मीद नहीं थी, मुझे लगा था कि बहुत सारे पढ़ेंगे बिल्कुल मन लगा के, लेकिन कुछ बच्चे लगातार अनवांटेड वाले, मैं कह रही हूँ आंसर्स वाले नहीं कह रही हूँ। तुम्हारी कम्युनिकेशन कैसे हो रही है? या तो तुम बेटा चटर पटर करते हो, मुंह से बोल के करते हो, वो तुम्हारी कम्युनिकेशन है, या तो तुम टाइपिंग कर रहे हो, वो तुम्हारी कम्युनिकेशन है। एक जगह से दूसरी जगह को अगर मैसेज पहुंचाना है, टाइप करके बोल के कर रहे हो या तो टाइप करके कर रहे हो। न्यूरॉन्स बतियाती थोड़ी है बेटा, न्यूरॉन्स बातें थोड़ी करेंगी। न्यूरॉन को अगर अगली न्यूरॉन को इन्फॉर्मेशन भेज रहा है तो आओ बहन तुम्हें बताती हूँ, ऐसा तो नहीं करेगा ना बेटा। इन्फॉर्मेशन पास कैसे करेगा? उसको इन्फॉर्मेशन पास करना है तो उसके पास भी तो बेटा कुछ जुगाड़ होना चाहिए ना। तो उसके पास क्या होता है बेटा? उसके पास इन्हीं साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर बेटा कुछ केमिकल्स भरे होते हैं। इसी साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर बेटा, ये जो मैं ग्रीन कलर से बना रही हूं ना, इनके अंदर ये कुछ केमिकल्स भरे होते हैं और इन्हीं केमिकल्स की मदद से बेटा एक्चुअल में ये इंफॉर्मेशन को आगे पास करेगा। इसी के अंदर बेटा जो केमिकल्स भरे हुए होते हैं इन्हें बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। इन्हें बोला जाता है न्यूरोट्रांसमीटर्स। क्या मतलब है न्यूरोट्रांसमीटर्स का? केमिकल्स विदिन वेसिकल्स फॉर फ्यूचर कम्युनिकेशन। आगे जो आप कम्युनिकेशन करोगे उसके लिए जो केमिकल्स चाहिए आपके, वो केमिकल्स होते हैं बेटा न्यूरोट्रांसमीटर्स, जो भरे हुए होते हैं इन साइनेप्टिक वेसिकल्स के अंदर। यहां तक जो भी पढ़ा आपको समझ में आया कि नहीं बेटा? पहले मुझे ये बता दो। यस, यहां तक जो भी पढ़ा बेटा आपको यहां तक का समझ में आया कि नहीं? ठीक है, आगे हम अगली क्लास में करेंगे, लेकिन मैं इस सैटरडे आपकी क्लास लूंगी क्योंकि मुझे आपकी क्लास अभी अभी मिली है और आप लोग की क्लास में बेटा कुछ बच्चे हैं जो सच में पढ़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम पढ़ाना चाहते हैं। तो हम बेटा थोड़ा सा आपके सिलेबस को ठीक ठाक करने के लिए, थोड़ी बेटा चीजों को नॉर्मल पेस पे लाने के लिए सैटरडे क्लास लेंगे और आप लोग जरूर आइएगा। इंफॉर्मेशन नोटिफिकेशन आप लोग को मिल जाएगी, ठीक है। जीवन में बेटा आप पीछे करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जीवन में आपको आगे लेके जाने वाले लोग नहीं होते हैं, आप खुद होते हैं। ये हमेशा याद रखिएगा। आपको पीछे खींचने वाले बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन जीवन में आपको आगे लेके जाने वाला जो इंसान होता है वो आप खुद होते हैं। तो हम भी वो अपने लिए बनेंगे और आप भी वो अपने लिए बनेंगे। नो छुट्टी नो वुट्टी बेटा। कुछ चीजों को बैलेंस आउट करने में समय लगता है और मुझे वो चीज चाहिए और मैं सैटरडे को इसीलिए आपकी क्लास रखना चाहती हूँ, ठीक है। मैंने यहां तक आप लोगों को पढ़ाया, इसमें थोड़ी चीजें अभी बची हुई हैं बेटा। माइलिन शीथ क्या होती है ये मैं पहले से इसलिए बता रही हूँ क्योंकि कोई कोई बच्चे होते हैं ना बेटा जो पीडीएफ से पढ़ते हैं और वो पीडीएफ से डायरेक्ट पढ़ के ना क्वेश्चन लिख देते हैं, मैम ये माइलिन शीथ क्या होती है, ये क्या होता है। तो इसीलिए मुझे डिस्क्लेमर पहले से बताना पड़ता है कि बेटा माइलिन शीथ अभी मैं लिखवाऊंगी, आपको यहाँ बना के बताऊंगी कि कैसे माइलिन शीथ प्रेजेंट होती है, और फिर इस टॉपिक को एनसीईआरटी से भी रीड कराऊंगी और फिर हम सैटरडे को ही फ्रॉग स्टार्ट कर देंगे क्योंकि बेटा इसका बहुत कम पार्ट बचा हुआ है। बट यार अभी पढ़ाना स्टार्ट किया तो आपको मुझे एक एक चीज बतानी पड़ेगी बेटा। ऐसा थोड़ी है बेटा हवा में उड़ा दूंगी, मैं हवा में उड़ा के थोड़ी पढ़ा सकती हूँ, आराम आराम से पढ़ाऊंगी ना बेटा, ठीक है। तो यहां तक बेटा हम पढ़ चुके हैं। अब बेटा अगली क्लास में हम क्या करेंगे, इसको कंटिन्यू करेंगे। सैटरडे को जब भी क्लास होगी आपको इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। हम ना अभी क्लास के हमेशा एंड में वो एनसीईआरटी वाली क्वेश्चंस किया करेंगे, क्लास के बीच में नहीं करेंगे। हम आपसे क्लास के एंड में बेटा वो क्वेश्चंस किया करेंगे, क्लास के बीच में नहीं करेंगे, ठीक है।
क्लास के बीच में नहीं करेंगे, क्लास के एंड में वो क्वेश्चंस किया करेंगे ताकि क्लास की पढ़ाई का फ्लो बना रहे। और जो भी एनसीईआरटी की रीडिंग वाला भी पार्ट है ना बेटा, रीडिंग वाला भी पार्ट है, वो भी मैं तभी कराऊंगी या नहीं, क्वेश्चन के साथ में वो आंसर देते वक्त में मैं वो करा दूंगी। एनसीईआरटी की रीडिंग तो साथ के साथ करते हैं जैसे मैं आपको कराती हूँ, लेकिन जो क्वेश्चंस करेंगे वो एकदम लास्ट में करेंगे, ठीक है। जो क्वेश्चंस करेंगे बेटा वो लास्ट में करेंगे, ठीक है। बेटा क्लास खत्म हो चुकी है और मुझे जरूर बताइएगा आप लोगों को लेक्चर कैसा लगा। आप लोगों के ही रिस्पॉन्स से मैं क्वेश्चन वाला सीरीज, ताकि आप लोगों को ये फील ना हो, हालांकि मैं बार बार बोल रही हूँ ना बेटा कि क्वेश्चन प्रैक्टिस तो हम करते लास्ट में, बट आप लोगों ने कहा कि हमें लेक्चर के साथ साथ में भी चाहिए, तो हम वैसे भी कर सकते हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अल्टीमेट गोल आपका होना चाहिए पढ़ाई करना और सिलेक्शन लेके आना। जब आप सिलेक्ट होंगे बेटा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा बेटा गिफ्ट होगा, कि मेरी खुशी का कारण होगा। जब आपका सिलेक्शन होगा, जब आपके फुल मार्क्स आएंगे यहीं से पढ़ के, तो बेटा वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात होगी, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने कल बहुत बेहतरीन पढ़ाई की बेटा। आप में से ज्यादातर बच्चे पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से पढ़ते हैं, और इतने अच्छे आप लोगों ने कमेंट्स किए। तो यस, मैं आप लोगों को ठीक है 2 लाइन सुना देती हूँ, और वो लाइन इसलिए सुना रही हूँ क्योंकि वो मेरे लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन है, और मेरे को लगता है वो आप लोगों के लिए भी बहुत बड़ा मोटिवेशन होगा, ठीक है। तो क्योंकि आप लोगों ने इतना प्यार दिखाया और इतना ट्रस्ट दिखाया, उस बात के लिए मैं आप लोगों को 2 लाइन जरूर सुना देती हूँ, ठीक है। फिर आप बेटा जा सकते हैं, रेस्ट कर सकते हैं, और मैं भी अपनी अगली क्लास की तैयारी कर सकती हूँ, ठीक है। क्योंकि मैंने अभी अभी कहा कि जीवन में आपको पीछे करने के लिए बहुत सारे लोग होते हैं, लेकिन अगर आप मेहनत करते हैं, ईमानदार होते हैं, और इंटेंशन आप लोगों की प्योर होती है, तो आप हमेशा जीवन में आगे जाएंगे बेटा, चाहे आप कहीं पे भी हों। और मुझे लगता है वही इंटेंशन, जब इंसान की इंटेंशन सही होती है तो वो हमेशा सही दिशा में जाता है, और इंटेंशन गलत होती है बेटा तो वो कभी बेटा चीजें सही नहीं कर पाता, चाहे वो कहीं पे भी हो, ठीक है। तो अब जो भी हो शोला बनकर पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनकर पर्वत पर चढ़ जाना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। अब तो हमें आगे बढ़ते हैं रहना, अब तो हमें साथी है बस इतना ही कहना, अब जो भी हो शोला बनकर पत्थर है पिघलाना, अब जो भी हो बादल बनकर पर्वत पर चढ़ जाना, कंधों से मिलते हैं कंधे, कदमों से कदम मिलते हैं, हम चलते हैं जब ऐसे तो दिल दुश्मन के हिलते हैं। Thank you so much, beta. I will see you all super soon in the next class. The only thing I want from all of you, प्योर इंटेंशन से पढ़ाई करो, जम के पढ़ाई करो, और बेटा जम के सिलेक्शन लेके आओ। बेटा फोड़ दो तुम पढ़ाई को, ठीक है। ये नहीं कि छुट्टी दे दो। सैटरडे मिलेंगे, मैं क्लास का टाइम बेटा आपके नोटिफिकेशन में आ जाएगा। बेटा अपना रिव्यू अपना बेटा जरूर मुझे बताना कमेंट्स में। हाउ डिड यू एंजॉय दिस सेशन? आई विल सी यू ऑल सुपर सून। थैंक यू बेटा, बाय बाय। थैंक यू।